Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Satti and I'm back with another important marathon. And today's marathon is based upon the past paper questions of the basic mathematics section. जो हमारा basic mathematics का या quant maths का section हमारे fast entrance test में आता है, चाहे हम अंडर ग्रेड के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, इवन एमबीए के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। सो उसके क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे एंड इन क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा अहमियत है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, फिनटेक के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के प्रोग्राम में अप्लाई करें, क्योंकि उनका तो मैथमेटिक्स आता ही बेसिक या क्वांट मैथमेटिक्स है एंड 50 क्वेश्चन जो है वो उनके पेपर में इंक्लूडेड होते हैं। अब इसको लेके बेसिक मैथमेटिक्स को लेके बहुत सी कंफ्यूजन है स्टूडेंट को, जी हम क्या क्या चीज़ें कवर करें और क्या क्या चीज़ें कवर ना करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने चीज़ें सुन लेनी है स्टार्ट में कि लेक्चर किस तरीके से वर्क करेगा और क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है एंड इस लेक्चर को आपने थॉरली कवर अप करना है। इससे आप पास पेपर्स के जब के रिपीटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो एडवांटेज ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएंगे एंड आप अपने बेसिक मैथमेटिक्स सेक्शन में ना सिर्फ ये कि बेहतर परफॉर्म कर सकोगे, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो सकती हैं, कोई फ्रैक्शंस हैं या सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं, जैसे ये यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही मैंने स्टार्ट जो है वो यहाँ से लिया हुआ है। अलजबरा के क्वेश्चन हो सकते हैं, अलजबरा के क्या क्या फार्मूलाज करने हैं, कितने फार्मूलाज की रिक्वायरमेंट है, तो वो मैंने सारे का सारा बता दिया है, वो भी आपने देख लेना है। इक्वालिटीज या इनइक्वालिटीज सॉल्व करना भी अलजबरा से आ सकता है और वो भी इस मैराथन के अंदर इंक्लूड है कि इक्वालिटीज को सॉल्व करना, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इवन हो सकती हैं सब। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पास्ट के बेसिक मैथमेटिक्स में कम होती हैं, लेकिन साइमल्टेनियस जो इक्वेशंस हैं एक्स और वाई की फॉर्म में उनको सॉल्व करना हो सकता है। रेशोज एंड प्रोपोर्शंस हो सकते हैं, वर्क टाइम और स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और वो मेनली जो है वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में होते हैं। इंटरेस्ट रेट निकालना आ सकता है, तो घबराने की बात नहीं है। अगर एक स्टूडेंट ने पहले उसका कोई अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है और बेसिक मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रेट कैसे निकालेगा, उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया, किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं वो भी बता दिया है। फिर परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो उनके पेपर में परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ट्रिक किया गया होता है उन क्वेश्चन में। परसेंटेज इंक्रीज निकालना, डिक्रीज निकालना, प्रॉफिट या लॉस निकालना, सेल प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना, एंड अगेन इनको भी परसेंटेज की फॉर्म में जो है वो पूछा जाता है। फिर एज कैलकुलेशन के फादर की एज इतनी है, बेटे की, बेटे से वो इतना बड़ा है, तो ये बताएं कि अभी फादर की एज कितनी होगी या बेटे की एज कितनी होगी, तो एज कैलकुलेशन के क्वेश्चन होते हैं। एंड सिर्फ आपने इन तीन बेसिक शेप्स जो हैं जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल जो है, इनके पेरीमीटर्स को, एरियाज को और वॉल्यूम को आपने याद रखना है। खैर वॉल्यूम तो इनका नहीं होगा, ये 2D फिगर है, तो वॉल्यूम आपने क्यूब का याद रखना है, ठीक है। और स्क्वायर के और रेक्टेंगल के लिए आपने उसका पेरीमीटर एंड एरिया को का आपको पता होना चाहिए, एंड सर्कल का सर्कमफेरेंस पता होना चाहिए और सर्कल का एरिया आपको पता होना चाहिए। बाय द वे, इन सारे जो क्वेश्चंस के अंदर जो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्मूला शीट मैंने स्पेशली फॉर दीज जो क्वेश्चन है फास्ट के वो बना दी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे ब्लू में हाईलाइट मैंने की हुई है कि फास्ट के जो बेसिक मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसमें लॉग, सेट्स और मैट्रिसेस भी इंक्लूड होते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं, अगर किसी का लॉग, सेट्स या मैट्रिसेस को लेके बिल्कुल बेसिक्स नहीं है, तो इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह विद इन 5 और 4 मिनट्स के ऐसे ऐसे मैंने बीच में साथ उनकी इन्फॉर्मेशन ऐड की है, जो कि 4 to 5 मिनट्स में आप पूरे लॉस के रूल्स रिवाइज कर सकते हो, जो कि आपके पास के बेसिक मैथ्स को करने के लिए 100% कवर अप करने के लिए काफ़ी हैं, सेट्स के भी और मैट्रिसेस के भी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ताकि एक तो सारे पास्ट पेपर्स के जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो भी आप सॉल्व कर सकें एंड ये सारी की सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो सके। और लॉग, सेट्स और मैट्रिसेस जो हैं इनकी जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं, जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस या फॉर्मूलाज आप कह सकते हो, या उनको सॉल्व करने के जो तरीके हैं जो कि हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के सेक्शन से रेलिवेंट है, चाहे हम अंडर ग्रेड में अप्लाई करें या मास्टर्स या एमबीए के प्रोग्राम में फास्ट में अप्लाई करें, उनके लिए नेसेसरी है, तो वो आपके 100% जो है वो कवर हो जाएंगे। तो लॉग, सेट्स एंड मैट्रिसेस को भी इसमें 100% जो है वो कवर अप किया गया। सो ये इंट्रो था, ये सिलेबस था कि वो स्टूडेंट जिनको सिलेबस का आइडिया नहीं है कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी उनको पता चल जाए। अब हम चलते हैं लेक्चर की तरफ और हम आज का जो मैराथन है अब हम इसको इसको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सो जो आपका अर्थमेटिक के मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर में इंक्लूडेड होते हैं, उनमें आपको यूजुअली कोई ना कोई वैल्यूज गिवन होती हैं, उन वैल्यूज को जो है वो आपको सिंप्लीफाई करने का कहा जा रहा होता है। तो पास पेपर के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है 16 raised to the power 7/4 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 16 को अगर मैं देखूं तो इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4। सो 2 की पावर 4 जो होगा वो क्या होता है, 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है, 7/4 हो जाएगा। 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 की पावर 7 रह जाएगा। सो 2 की पावर 7 का मतलब है 7 टाइम्स 2 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2
तो 7 टूज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32 एंड 32 इंटू 2 इज 64 एंड दिस विल बी 128। सो 128 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन जो है ना वो डिफरेंट फॉर्म्स में आता रहा है। इवन आपके पास जो है वो पॉइंट्स में या डेसिमल की फॉर्म में क्वेश्चन होगा, आपको सिंप्लीफाई करके आपने उसका फ्रैक्शन बनाना होगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि 0.75 को आप जो है ना वो राइट डाउन करो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, तो इसको आप सिंप्लीफाई करो और इसको इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आपने राइट डाउन करना है। सो 0.75 को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, पॉइंट को खत्म करूंगा, पॉइंट खत्म करेंगे तो 1 आएगा। एंड जब भी पॉइंट खत्म होता है आपने याद रखना है कि आप 1 राइट डाउन करते हैं और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं उतने जीरोज ऐड करते हैं। सो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 2 जीरोज ऐड होंगे जो कि हैं 75/100। तो 75/100 आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास। और मैं इसको जब कैंसिल करूंगा 5 के टेबल से, तो 5 1 जा 5 एंड 25 15 हो जाएगा ये, एंड दिस विल बी 20। देन अगेन 5 के टेबल से कैंसिल करूंगा तो 3/4 मेरे पास जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन जो है वो आ जाएगा। सो फ्रैक्शन जो है वो 3/4 आ जाएगी। तो दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, एंड इस तरह का भी एक सिमिलर क्वेश्चन जो है वो पेपर्स के अंदर रिपीटेड आता रहा है। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फास्ट का क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड है एंड रैंडमली क्वेश्चंस आपके पेपर में जनरेट होकर आते हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ अ क्वेश्चन, तो ये एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है जो कि बेरिया के बेसिक मैथमेटिक्स के या क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के सेक्शन के पूल के अंदर इंक्लूडेड है एंड बहुत से स्टूडेंट्स के पास सिमिलर क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि वो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल। सो आपने लेंथ ऑफ अ डायगोनल निकालनी है किसकी, ऑफ अ स्क्वायर जिसका एरिया जो है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। वैल्यूज डेफिनेटली चेंज हो सकती हैं बट वेरी पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन एज फार एज योर बेसिक मैथमेटिक्स और द क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स पोर्शन इज कंसर्न। सो एक स्क्वायर है, उसके डायगोनल की लेंथ निकालने का आपको एग्जामिनर कह रहा है और उस स्क्वायर का एरिया आपको गिवन है जो कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। सो एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं पहले। सो एक स्क्वायर है और स्क्वायर का जो एरिया गिवन है मेरे पास, ठीक है, स्क्वायर का जो एरिया मेरे पास गिवन है वो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया गिवन है। सो एरिया इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इस डायगोनल की लेंथ निकालनी है। सो डायगोनल की लेंथ जो है ये मैंने फाइंड आउट करनी है। तो डायगोनल की लेंथ मैंने फाइंड आउट करनी है। तो एक स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर एक ऐसी फिगर है कि जिसमें ऑल द 4 साइड दे हैव इक्वल लेंथ। तो चारों साइडों की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू विड्थ। तो यहाँ पे लेंथ भी आपके पास एक्स है, विड्थ भी आपके पास एक्स है, क्योंकि स्क्वायर के केस में ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। और एरिया यहाँ पे गिवन है उसका 196। सो दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेने पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। सो एक्स की वैल्यू जो है वो मेरे पास 14 आ गई है। सो नाउ अब इस डायगोनल को फाइंड आउट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं कि भाई ये लेंथ भी 14 है, ये लेंथ भी 14 है और स्क्वायर में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमने हाइपोटेन्यूज निकालनी है। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, और फिर मैं दोबारा उसका अंडर रूट ले लूंगा। सो 196 प्लस 196 का अंडर रूट ले लेंगे और मेरे पास जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। जो हाइपोटेन्यूज आएगी यही मेरी डायगोनल है जिसको मैंने फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने का एक और शॉर्टकट तरीका भी है, और वो शॉर्टकट मेथड ये है कि जब भी आपने एक स्क्वायर की डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे कि स्क्वायर की साइड को, तो साइड ऑफ द स्क्वायर को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और आपके पास लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने के लिए क्या करेंगे कि साइड लेंथ को अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइड लेंथ आई है 14, इसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। सो 14 अंडर रूट 2 जो है वो मेरे पास लेंथ ऑफ द डायगोनल आ जाएगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें आपने स्क्वायर ऑफ अ डायगोनल निकालना है तो आपने स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करनी है। तो स्क्वायर की ऑल द 4 साइड दे आर इक्वल, साइड को आप अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास लेंथ ऑफ द डायगोनल आ जाएगी। एंड दूसरा मेथड जो इसका कंप्लीट मेथड है मैंने आपको बता दिया कि उसके बाद आप इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है। 196 प्लस 196 आ जाएगा मेरे पास। एंड ये मेरे पास आएगा जी 392। तो 392 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है तो दोनों तरफ अंडर रूट लेना ही पड़ेगा। सो फाइंड आउट आप करोगे तो आंसर उसका भी 14 इंटू अंडर रूट 2 ही आएगा। बट द बेस्ट वे इज कि आप क्या करें कि जब भी आपने डायगोनल निकालनी है स्क्वायर की तो आप साइड की लेंथ निकालें, उसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड यू विल गेट द लेंथ ऑफ द डायगोनल। सो दैट इज अ मच कन्वीनियंट वे और द इजियर वे टू सॉल्व इट अप। अच्छा जी, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। स्टार्ट में मैंने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ऐड किए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं। कह रहे हैं कि जी इसको सिंप्लीफाई करके बताएं कि आंसर जो है ना वो क्या आता है। सो मेरे पास है 3/5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। तो जब एक ही टर्म डिनोमिनेटर में हो
तो आपने याद रखना है कि वही टर्म जो है वो हमारा एलसीएम आ जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो √5 ही एलसीएम आएगा, ये √5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू √5 इंटू √5 हो जाएगा, +2 आ जाएगा मेरे पास, +2 आ जाएगा मेरे पास, दिस इज +2, सो +2 आ जाएगा। √5 इंटू √5 इज √5 का स्केयर, सो √5 का स्केयर जब √ के साथ कैंसिल हो जाएगा तो दिस विल बी 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 इज 15, सो 15 +2 आ जाएगा, 15 +2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय √5 आ जाएगा। सो 15 +2 को ऐड जब मैं करूंगा तो 17 बाय √5 जो है वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो 17 बाय √5 जो है वो आंसर आ जाएगा मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करके। तो जो आपके पास चॉइस है आप उसको जो है वो मार्क कर देंगे, 17 √5 यहाँ पर मेंशन होगा। अच्छा जी, फिर ये प्रॉफिट शेयरिंग के क्वेश्चन आते हैं, इनहेरिटेंस के शेयरिंग के क्वेश्चन आते हैं। पार्टनर्स हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट कैसे शेयर करना है, या किसी को इनहेरिटेंस मिली है उसका शेयर कैसे करना है। उसके अलावा इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो हैं वो भी हमारे पास इसके अंदर जो है वो इंक्लूड होते हैं कि कहीं पे आपने सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो कैलकुलेट करना होता है। उसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो आपने निकालनी होती है, परसेंटेजेस के क्वेश्चन होते हैं। तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे कि 3 बिजनेस पार्टनर्स शेयर्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹24,000। तो 3 बिजनेस पार्टनर्स हैं जो कि 24,000 का प्रॉफिट शेयर करते हैं, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो क्या है, 5:4:3। सो 3 बिजनेस पार्टनर्स हैं, ए बी और सी लेट से, और किस रेशो के अंदर वो उनके शेयर्स हैं, दैट इज 5:4:3। अब रेशो का मतलब है कि टर्म्स डिवाइड होके आती हैं, ठीक है, टर्म्स जो है वो डिवाइड होके आती हैं। सो लेट से यहाँ पे वो जो नंबर है वो एक्स है, तो फर्स्ट बिजनेस पार्टनर का जो शेयर होगा वो 5x हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो रेशियोइंग फैक्टर है ना, आप हमेशा उसको एक्स सपोज कर लिया करो। तो फर्स्ट बिजनेस पार्टनर का जो शेयर है वो 5x हो जाएगा, सेकंड बिजनेस पार्टनर का जो शेयर है वो 4x हो जाएगा, एंड थर्ड बिजनेस पार्टनर का जो शेयर है वो 3x हो जाएगा। तो इनको ऐड करते हैं, सो 5 + 4 इज 9x, 9x प्लस 3x ऐड किया तो 12x आ गया, और ये 12x जो है वो 24,000 के इक्वल है। सो 12x जो है वो यहाँ पे 24,000 के इक्वल है। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। 12 1s एंड 12 2s कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो 2000 आ जाएगी। सो x की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 2000। अब हमने बताना कि हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि लीस्ट शेयर क्या है। सो लीस्ट शेयर तो पार्टनर सी को मिला था जो कि 3 था, 3x था। सो 3 इंटू एक्स की वैल्यू जो है वो 2000 आई है, 3 इंटू 2000 कर लेंगे तो लीस्ट शेयर जो है जिस पार्टनर को मिलेगा वो 6000 का शेयर जो है वो उस पार्टनर को मिलेगा। तो जब भी रेशो का क्वेश्चन आए एंड रेशो में या शेयर्स में चीज़ों को डिवाइड कर रहा है तो आप क्या करो, टोटल पार्ट्स को ऐड कर लो, पहले एक पार्ट की वैल्यू निकालो, फिर जिसके जितने पार्ट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर लो, उसका शेयर आ जाएगा। तो मैंने वही स्ट्रैटेजी यहाँ पे की कि 5x 4x 3x को ऐड किया, x की वैल्यू निकाली विच इज 1 पार्ट ऑफ द शेयर, ठीक है, 1 पार्ट ऑफ द शेयर। अब जो है लीस्ट जो है वो 3x मिल रहा है, सो 3 इंटू 2 किया तो 3 इंटू 2 करने पर 6000 रुपीज जो है वो इसको मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं अगर इफ ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days, अगर ए एक काम करता है 10 days में, एंड बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 20 days, और बी उसी काम को करता है 20 days में, तो ये बताना है हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर ए एंड बी टुगेदर टू फिनिश द टास्क। सो अगर ए एक काम कर रहा है इन 10 days, बी इज डूइंग द सेम वर्क इन 20 days, दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बहुत इजी ट्रिक आपने यूज करनी है कि जो भी गिवन टाइम है ना उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे टुगेदर में, क्या है भाई, दोनों मिलकर काम करें टुगेदर में, दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों का रेट ऑफ डूइंग वर्क ऐड हो जाएगा, दोबारा रेसिप्रोकल ले लेंगे और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ए कितने टाइम में वो काम कर रहा है, 10 days में कर रहा है, बी इज डूइंग द सेम टास्क इन 20 days, बी वही काम जो है वो 20 days में कर रहा है। तो ए का रेट ऑफ डूइंग वर्क कैसे आएगा, ए के टाइम का रेसिप्रोकल लेके आएगा, तो रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क ऑफ ए आ जाएगा 1/10, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क ऑफ बी आ जाएगा 1/20, 1/20। अब दोनों टुगेदर जब काम करेंगे तो मिलकर काम करेंगे, तो दोनों के रेट्स को ऐड करेंगे, दोबारा रेसिप्रोकल ले लेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो 1/10 ए का रेट ऑफ डूइंग वर्क है, 1/20 बी का रेट ऑफ डूइंग वर्क है, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड किया, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 20 × 10। नाउ दिस 20 1s are 20, बीच में प्लस है, प्लस रहेगा, 10 1s are 10, 10 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 30, नीचे आ जाएगा 20 × 10, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये रेट है, दोनों का कंबाइंड रेट है, क्योंकि टाइम का क्या करते हैं रेसिप्रोकल लेते हैं, रेट आ जाता है। सो ए 10 days में काम करता था, रेसिप्रोकल लिया, उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क आ गया 1/10,
बी 20 डेज में काम करता था, उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क आ गया 1/20, राइट। दोनों को ऐड किया क्योंकि बोथ व्हेन टुगेदर, व्हेन बोथ ऑफ देम विल बी वर्किंग टुगेदर, तो कितना टाइम लगेगा, तो भाई ए और बी इकट्ठे अगर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो इकट्ठे के लिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, अब दोनों को ऐड किया है हमने और इनका एलसीएम ले लिया। अब ये रेट ऑफ कंबाइंड रेट ऑफ डूइंग वर्क है, दोबारा इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो ये ट्रिक आपने इसमें याद रखनी है। तो 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 6 18, 3 6 18, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, अगेन 3 6 18, चलता रहेगा। 6.6 डेज आ रहे हैं, 6.6 डेज को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो 7 डेज बनेगा। तो समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन होता है कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है और उसमें आंसर भी आपने क्लोजर मार्क करना होता है। आपने याद रखना है कि फास्ट के इंटरेस्ट टेस्ट में ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि एग्जैक्ट चॉइस ना हो बल्कि आपको राउंड ऑफ करना हो, ठीक है। और दोबारा इस क्वेश्चन को ओवरव्यू कर लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हो कि भाई एक आदमी इतने देर में ये काम कर रहा है, दूसरा आदमी वही काम इतने टाइम में कर रहा है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो क्या करना है, टाइम का रेसिप्रोकल ले लेना है, रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लेना है, कंबाइंड रेट के लिए एलसीएम लेना है, दोबारा रेसिप्रोकल लेना है, तो आपके पास टाइम आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच में से ट्रिकी क्वेश्चन है। तो याद रखना है कि आपके एंट्रेंस टेस्ट में जो बेसिक मैथ्स का पोर्शन होगा या क्वांट मैथ्स का पोर्शन, आप इसको जो भी नाम देंगे, तो इसमें स्पेशली वो स्टूडेंट जो कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, फिनटेक एंड बिजनेस एनालिटिक्स में अप्लाई करें, तो उनके तो 50 क्वेश्चन है ना क्वांट मैथ्स के या बेसिक मैथ्स के। तो उस तरह का क्वेश्चन उनके पास खास कर आ सकता है, लाजमी आ सकता है, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होगी। तो तो बार बार जो जो मैं बात कर रहा हूँ कि पूल ऑफ क्वेश्चन से रैंडमली क्वेश्चन जनरेट होके आते हैं, उसकी रीज़न ये है कि आपने इन ट्रिक्स को याद रखना है। यू नीड टू रिमेंबर दीज ट्रिक्स ताकि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐड किया है बाद में स्टूडेंट फीडबैक के ऊपर, इसलिए ये नंबर नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड यूजली इक्वेशन की फॉर्म में भी लिखा हो सकता है और यूं आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है। कह रहा है कि व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन द सम ऑफ 2 1/3 एंड 3 1/4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। सो तीन मिक्स फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों का सम जब इसमें से माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो आंसर क्या आएगा। तो पहले इनको हम सीधा कर लेते हैं। इन इन ये जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शंस हैं इनको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में ले लेता हूँ। 3 2 6, 6 + 1। सो अगर ये फ्रैक्शन है ना 2 1/3, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इसमें ऐड होगा। सो 3 2 6, 6 + 1 करेंगे, 7/3 आ जाएगा। एंड सेकंड मिक्स फ्रैक्शन आएगा 4 3 12, 12 में 1 ऐड किया, 13/4 आ गया। इन दोनों का सम निकाल लेते हैं पहले। इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो सम करेंगे, सम आएगा 12, 4 7 28, 3 13 39। तो 39 और थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, 39 और 28 को ऐड करेंगे, ये आएगा 7, 1 कैरी, ठीक है जी। सो 1 कैरी हुआ तो ये आ गया 67। तो ऊपर आ जाएगा 67, नीचे आ जाएगा 12। नीचे 67/12, इसको हमने माइनस करना है इस मिक्स फ्रैक्शन में से। इस मिक्स फ्रैक्शन को भी करेक्ट कर लेते हैं। सो दिस विल बी 5 1 5, 5 में 2 ऐड होगा तो 7। सो ये आ गई 7/5। तो ये 7/5 बन गई। इन दोनों का सम आया था 67/12। तो 7/5 में से इन दोनों के सम को माइनस करेंगे जो कि आया था 67/12। एलसीएम लेंगे, 5 × 12 एलसीएम आएगा, 5 × 12 एलसीएम आ जाएगा मेरे पास, 12 7 84 हो जाएगा, माइनस 67 × 5, 67 × 5 कर लेते हैं। 5 7 35 का 5, 3 कैरी, 5 6 30, 30 में 3 ऐड करेंगे, 335 आ जाएगा। तो 335 आ गया। नीचे आ गया मेरे पास 60, ऊपर आएगा नेगेटिव में आंसर। 335 में से 84 को माइनस कर लेते हैं, तो ये 1 रह जाएगा और 33 में जब 8 जाएगा तो -251/60 मेरे पास जो है वो आंसर आ गया। तो यूजली क्वेश्चन इजी होते हैं, ये क्वेश्चन भी इजी था, लेकिन थोड़ा सा देखना था कि आपने एलसीएम लेते हुए कोई मिस्टेक जो है वो यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन पे गौर करना है। कह रहा है कि अब द प्राइस ऑफ अ बुक वाज इंक्रीज बाय 20%। एक बुक की प्राइस को 20% बढ़ाया गया। अब अगर उसकी नई सेल प्राइस, इफ द न्यू सेल प्राइस इज $60, तो ओरिजिनल प्राइस बतानी है। सो न्यू सेल प्राइस $60 है, ओरिजिनल सेल प्राइस हमने बतानी है, और इंक्रीज आया है 20% का। तो इंक्रीज आया 20% का। किसी भी चीज़ की जो ओरिजिनल प्राइस होती है वो परसेंटेज वाइज उसकी, या ओरिजिनल जो अमाउंट होती है वो 100% बनती है। अब उस 100% में चेंज आ गया 20% का, तो ये आएगा 120%।
So 120% of the price, let's say the price is X. So 120% of X जो है वो $60 बन रहा है. हमने X की वैल्यू बतानी है. सो परसेंटेज के साइन को खत्म करेंगे. परसेंटेज के साइन को खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे. तो परसेंटेज जब खत्म होगा तो 100 से डिवाइड होती है. टर्म जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा. 12 वन जा एंड 12 फाइव जा 60. 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. एक्स इक्वल टू $50 आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है मेरे पास. एक्स इक्वल टू $50, ऑप्शन ए. ठीक है. तो फिर बता रहा हूँ, ओरिजिनल प्राइस किसी भी चीज की 100% होती है, उसमें 20% का इंक्रीज आया तो न्यू प्राइस बन गई 120%. एंड न्यू प्राइस 120% ऑफ एक्स जो है वो $60 के इक्वल है. परसेंटेज के साइन को खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू जो है वो $50 आ गई. अब मिस्टेक इसमें क्या करते हैं बहुत से बच्चे, वो कहते हैं कि नई प्राइस $60 है, इसका 20% निकाल लेते हैं. तो 20% इसका निकालेंगे तो 20% इसका आएगा जी 12. अब 60 को जब 12 में से माइनस करेंगे तो वो कहते हैं $48 आंसर है, जो कि रॉन्ग है. अब इंक्रीज पहले आ चुका है, वो 100 के मुताबिक 100% के मुताबिक इंक्रीज आया, ना कि 100 की वैल्यू के मुताबिक इंक्रीज आया. तो यहाँ पे यही मेथड वर्क करेगा कि ओरिजिनल प्राइस को 100% लेंगे परसेंटेज में, उसमें कितने परसेंट का इंक्रीज है वो डाल के एक्स वो अमाउंट रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा. तो इंपॉर्टेंट है, इसको देख के करना है इस क्वेश्चन को आप. तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास. कह रहा है इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 5:6 एंड इफ देयर आर 220 स्टूडेंट्स इन टोटल हाउ मेनी बॉयज आर देयर. सो एक स्कूल है जहाँ पे रेशियो ऑफ बॉयज रेशियो गर्ल्स जो है जी 5:6 है एंड टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 220 हैं. तो हमने ये बताना है कि कितने बॉयज जो हैं वो स्कूल के अंदर प्रेजेंट है. सेम स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे जो कि हमने पार्टनर्स वाला जो क्वेश्चन है हमने जो सॉल्व किया उसमें थी. ठीक है. तो रेशियोइंग फैक्टर हमेशा है, आपने क्या ले लेनी है, एक्स ले लेनी है. सो 5x हमारे पास बॉयज की रेशो आ जाएगी, 6x मेरे पास गर्ल्स का पार्ट आ जाएगा. सो 5x प्लस 6x को ऐड करेंगे अगर, तो टोटल 11x पार्ट्स बनते हैं बॉयज और गर्ल्स को मिला के, एंड वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 220. 11 वन जा 11 टू जा कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 20 आ गई. अब एक्स 20 आ गया, हमने क्या बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं. सो बॉयज रेशो गर्ल्स में, सो ये जो 5 थी रेशो ये बॉयज की थी, तो 5x पार्ट जो है वो बॉयज के हैं. तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 20 आई थी, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 बॉयज जो हैं वो हमारे पास उस क्लास के अंदर जो है वो प्रेजेंट है. 100 बॉयज की ये क्लास है. क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं. अ शॉपकीपर गिव्स अ discount of 10% on an item whose marked price was $200. What is the selling price of this item? तो एक शॉपकीपर ने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया है एक आइटम के ऊपर जिसकी ओरिजिनल प्राइस जो थी, पहले जो उसकी प्राइस थी वो $200 थी. हमने ये बताना है कि अब वो कितने का सेल होगा. तो $200 का आइटम है, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है. कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं. हमने बताना है कि 10% का डिस्काउंट के बाद अब उसकी नई प्राइस क्या है. तो मैं क्या करूंगा, 200 का 10% फाइंड आउट कर लूंगा. 200 का 10% फाइंड आउट कर लूंगा और उसको 200 में से माइनस कर लूंगा, तो पीछे मेरे पास डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास वो प्राइस आ जाएगी कि जिस प्राइस के ऊपर अब वो आइटम जो है वो सेल हो रहा है. तो एक टेक्निक आपने याद रखनी है, एक ट्रिक आपने याद रखनी है, वो ये कि किसी भी नंबर की परसेंटेज आपने निकालनी है. तो आप क्या करोगे कि नंबर को उस परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे. तो मैं यहाँ पे 200 को 10% से मल्टीप्लाई करूंगा. जब परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे तो 100 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं. तो जब भी परसेंटेज का साइन खत्म होता है तो 100 से डिवाइड किया जाता है. तो ट्रिक क्या है कि जब भी एक नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है तो नंबर को उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो. नेक्स्ट स्टेप में परसेंटेज का साइन खत्म करने के लिए आप 100 से डिवाइड कर लो. तो यही काम मैंने यहाँ पे किया. दोनों जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे. 10 इंटू 2 करेंगे तो 10 इंटू 2 करने पर $20 आ जाएगा. तो $200 जो है वो ओरिजिनल प्राइस थी. अब उस पर जब 10% का डिस्काउंट दे दिया, जो कि क्या बन रहा है, जो कि $20 बन रहा है, उसको माइनस कर लेंगे तो पीछे मेरे पास प्राइस आ जाएगी, न्यू सेल प्राइस आ जाएगी मेरे पास $180. सो अगेन परसेंट और परसेंटेज के क्वेश्चन, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के क्वेश्चन, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के क्वेश्चन, परसेंटेज लॉस निकालने के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में होते हैं. सो अगेन ये पास पेपर का क्वेश्चन है कि एन आर्टिकल कॉस्टिंग ₹200 वाज सोल्ड एट अ 5% लॉस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस. तो सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है. वहां पे हमने 10% निकाल के माइनस किया था और यहाँ पे हम इसका 5% निकाल के माइनस करेंगे. भाई एक आइटम है जिसकी कॉस्ट जो है वो ₹200 है, उस पर 5% का लॉस है. तो 5% का वहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है. हमने ये बताना है कि अब उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी इस लॉस के बाद. तो 200 का 5% निकालने के लिए क्या करेंगे, 200 को 5% से मल्टीप्लाई कर लेंगे. नेक्स्ट स्टेप में परसेंटेज का साइन खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और 5 टू जा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा.
सो 5% का लॉस कितने बनता है, ₹10 बनता है। ओरिजिनल वैल्यू थी 200, उसमें जब ₹10 का लॉस हो जाएगा तो ₹10 के लॉस के साथ वो ₹190 की जो है वो आर्टिकल जो है वो आइटम जो है वो सेल आउट हो रहा है। अब इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन, तो यस इनइक्वालिटीज जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया आपको लेक्चर के कि इनइक्वालिटीज जो है वो आपके पेपर में इंक्लूडेड होती हैं और बड़ा ही क्रूशल पार्ट है। तो इनइक्वालिटीज को आपने बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे आप इक्वालिटीज को सॉल्व करते हो। एंड मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कहाँ पे आपने इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना है, क्योंकि जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन आती है वो इसी बात पे आती है कि यार पता नहीं इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होना था या नहीं होना था। तो जस्ट लाइक एन इक्वालिटी आप इसको ट्रीट करोगे। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये है 7x प्लस 2 × 4 माइनस एक्स। मैं पहले क्वेश्चन को रीराइट कर लेता हूँ। 12 माइनस 3 × 5 प्लस 6x। तो ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। ये आ जाएगा 7x, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 में तो माइनस 2x आ जाएगा। ये लेस देन 12 माइनस 15 प्लस, प्लस नहीं बल्कि माइनस होगा, बाहर माइनस का साइन है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबके साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। तो 3 5 ज़ा 15 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 18x हो जाएगा ये। राइट जी। अब एक्स वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर लेते हैं तो 7x में से 2x चला जाएगा तो प्लस 5x आ जाएगा। ये जो 18x पड़ा हुआ था माइनस 18x, ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो प्लस 18x हो जाएगा। तो मैंने 7x और -2x को ऑपरेट करवा लिया, इनको ऑपरेट करवाया तो 5x बना एंड ये -18x लेफ्ट साइड पे चला गया। ठीक है जी। सो 12 माइनस 15 एंड ये जो 8 है ये राइट साइड पे जाएगा। तो ये 8 जब राइट साइड पे जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास लेफ्ट साइड पे आएगा 23x एंड दिस विल बी 12 माइनस 23। तो 12, तो जब भी प्लस माइनस 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 होता है 12 में से 23 चला जाएगा तो -11 आ जाएगा 23x। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -11/23। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी -11/23 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू जो है वो -11/23 आ गई है मेरे पास। तो इस तरह से आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेना है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है तो बिल्कुल आपने घबराना नहीं है या स्किप करने की उसको जरूरत नहीं है पेपर में, उसको सॉल्व करें। अच्छा, अब एक स्ट्रैटेजी मैं बता दूं कि ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये ऑपोजिट कब होता है, ये रिवर्स कब होता है। तो वो उसका रूल जो है वो आप याद रख लें। अगर वो आपको किसी क्वेश्चन में यूज करना पड़ जाए तो आपने तब करना है। तो तभी आपने कब आपने इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स करना है ये सीख लो आप। तो जब भी आप माइनस के साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन जो है रिवर्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एंड में था 23x इज लेस देन -11। सो इसके बजाय अगर ये यूं होता, लेट से ये होता -23x लेस देन -11। अब ये 23 नहीं यहाँ पे डिवाइड हो रहा जाके बल्कि -23 डिवाइड हो रहा है। जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा ऑन बोथ साइड तो इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जानी थी, फिर -11/-23 आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। सेम गोज अगर लेट से मेरे पास ये होता -11x एंड ये ग्रेटर देन होता और लेट से यहाँ पे +37 पड़ा हुआ होता, तो अगेन -11 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ या दोनों तरफ -1 के साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या -11 से डिवाइड कर रहा हूँ, बात तो वही है। तो ये रिवर्स हो जाएगी इनइक्वालिटी, तो -37/11 आ जाएगा। तो सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन इन केसेस में आपने रिवर्स करना है, बाकी किसी में रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपने याद रखना है कॉन्सेप्ट के साथ पेपर में। सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। बहुत ज्यादा दफा ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। मैंने जैसे कि आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि लॉग्स आर अ क्रूशियल पार्ट, आर अ वेरी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फास्ट का जो बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन है। तो यूजुअली बच्चों ने लॉग छोड़े हुए होते हैं जिस वजह से उनको डिफिकल्टी होती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने आपको जैसे लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि लॉग्स के सारे लॉज को मैं आपको क्विकली ओवरव्यू दूंगा ताकि आप लॉग्स को 100% जो है वो सॉल्व कर सकें। तो ये लॉ के कुछ रूल्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। उसके बाद लॉ के क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे भी लॉ के क्वेश्चन हैं, जैसे जैसे हम उनको सॉल्व करते जाएंगे तो आपके लिए ईजी होता जाएगा। तो आपने याद रखनी है बात, आपने याद रखनी है कि लॉग का जो पहला रूल है वो ये कहता है कि अगर लॉग में दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लेट से लॉग ए क्रॉस बी है तो विच विल बी रिटन एज लॉग ए प्लस लॉग बी। तो दो सेपरेट लॉग्स की फॉर्म में आ जाएगा ये और ऐड हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लॉग के अंदर अगर आप सेपरेट लॉग्स करोगे तो एडिशन में। लॉग में अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो वो लॉग ए माइनस लॉग बी में कन्वर्ट हो जाती है। एंड अगर लॉग में कोई टर्म पावर में पड़ी हुई हो तो वो टर्म शुरू में आकर मल्टीप्लाई हो जाती है, एक्स लॉग ऑफ ए लिखा जाएगा ये, एक्स लॉग ऑफ ए। राइट। अब लॉग के दो और बेसिक लॉज हैं जिनको याद रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है
कि अगर log की जो बेस है और वही नंबर आप जो बेस है और उसी नंबर का आप log निकाल रहे हो, बेस और log सेम है, जिस नंबर का log निकाला जा रहा है, तो आंसर हमेशा 1 होगा। तो यूजली अगर log के साथ कोई बेस नहीं है तो उसकी बेस 10 कंसिडर होती है। अगर log 5 लिखा हुआ है तो बेस, log की बेस जो है 5 है, तो log 5 और 5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी log x ऑफ x क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो एक लॉ ये है इसका। तो ये 4 लॉज ये याद रखने हैं आपने। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, वो ये है कि अगर log ऑफ बेस ए में x पड़ा हुआ है इज इक्वल टू वाई, तो इसको आप यूं लिखेंगे, ए की पावर y इज इक्वल टू एक्स। तो जब आप लॉग को खत्म कर देंगे, लॉग को आप रिमूव कर देंगे, तो ये दोनों टर्म जो है वो स्वैप हो जाएंगी। बेस बन जाएगी बेस ही, और एक्सपोनेंट जो है वो स्वैप हो जाएंगे। सो लॉग ए ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लिखा हो तो लॉग को खत्म कर दें और इसको राइट डाउन कर सकते हैं हम, ए ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। वही काम मैं इस क्वेश्चन के अंदर यूज करूंगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर का क्वेश्चन है, बहुत दफा पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है लॉग 32 ऑफ एक्स। तो लॉग की बेस 32 ऑफ एक्स इक्वल टू 0.8 है। ये लॉग की बेस है 32। ठीक है, तो लॉ क्या कहता था, रूल क्या कहता था लॉग का, वो कहता था कि लॉग ए ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लिखा हो, लॉग को खत्म कर दें और इसको लिख सकते हैं ए वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, लॉ के सारे रूल जो समझा दिए उनमें ये लास्ट रूल था। एंड लॉ के इन रूल्स को समझना है क्योंकि आगे लॉ के क्वेश्चन आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि बेसिक मैथ्स में पास के टेस्ट में लॉ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, लॉ खत्म करने से पहले, ये रूल लगाने से पहले लॉ का, मैं क्या करता हूँ उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो 0.8 में से जब भी आप पॉइंट को खत्म करते हैं, मैथ्स का रूल है पॉइंट को खत्म करते हैं तो 1 लगाते हैं, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस लगाते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही जीरो है तो मैं एक ही डिजिट लगाऊंगा जो कि है 8/10। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4/5। तो क्वेश्चन बन गया है हमारे पास अब लॉग 32 ऑफ एक्स इक्वल टू 4/5। आप यही रूल लगा लेंगे जो कि रूल नंबर 5 था लॉग्स का। जो क्या कहता था, कहता था कि अगर आप लॉग को खत्म करोगे, लॉग को खत्म करोगे तो बेस तो वही रहेगी लेकिन पावर स्वैप हो जाएंगी और लॉग एंड हो जाएगा। तो 32 की पावर 4/5 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। अब 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, पावर के ऊपर पावर दो तो मल्टीप्लाई होती हैं पावर, 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जो है वो 2 की पावर 4 रह जाएगी, एंड 2 की पावर 4 16 होता है। तो 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर 4 आ जाएगी। और जो कि 2 की पावर 4 क्या बनती है, एक्स की वैल्यू क्या बनती है, वो 2 की पावर 4 वो 16 बन है। तो फिर ओवरव्यू करते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, लॉग 32x इक्वल टू 0.8 था। तो पहले क्या किया, पॉइंट खत्म किया। जब भी पॉइंट को खत्म करते हैं 1 लगाते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स थे उतने जीरोस लगाएंगे। सॉल्व किया, 4/5 आ गया। अब लॉग का रूल है, वो कहता है कि अगर लॉग ए बेस एक्स इक्वल टू वाई पड़ा हुआ है, लॉग को खत्म करेंगे तो पावर स्वैप हो जाएंगी, ए वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया था। तो ये लॉग के जो 5 रूल्स बताए हैं इनको याद रखना है, ये आगे जाके क्वेश्चन में यूज होंगे, इस एक्सरसाइज में, इस मैराथन में यूज होंगे। एंड जो आपका लॉग की बेसिक्स हैं वो सारी की सारी रिवाइज हो जाएंगी, और जिनको नहीं आती उनको आ भी जाएंगी, 100% आ जाएंगे। जो आपका लॉग को लेकर डर और खतरा है ना कि जी मुझे तो लॉग्स नहीं आते, और इनके बेसिक मैथ्स में तो आप कह रहे हैं कि लॉग्स भी इंक्लूडेड है, और यस इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, और अगेन क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो शफल होके क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके बेसिक मैथ्स के पोर्शन में भी लॉग्स हैं। तो लॉग के रूल्स को रिवाइज करना है, इनको समझना है, ताकि आप आगे भी जो मैं लॉग के क्वेश्चन इस मैराथन में करवाऊंगा, पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं, उनको आप कर सको। तो लॉग्स को आपने छोड़ना नहीं है, लॉग्स, मैट्रिसेस और सेट्स, ये तीनों आपने लाजमी देखने अलॉन्ग विद द बाकी जो बेसिक मैथमेटिक्स की चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन पास पेपर के रिपीटेड क्वेश्चन में से है। तो लॉग की बेस 3 है, लॉग की बेस 3 81 इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है। लॉग की बेस 3 81 इज इक्वल टू एक्स है, और आपको कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू के लिए आपने सॉल्व करना है। सो लॉग की बेस 3 81। तो आप क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या करो कि 81 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 4। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 राइट डाउन कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, लॉग 3 की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। सो 81 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 4। हाउ, 3 3 9, 9 3 27 एंड 27 3 81 होगा। अब लॉग का जो रूल मैंने आपको बताए थे उसमें से एक रूल ये कहता था कि जो लॉग की पावर होती है, अगर लॉग ए की पावर एक्स लिखा हुआ है तो पावर स्टार्ट में आकर मल्टीप्लाई हो जाती है।
तो ये 4 जो है वो स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग बेस 3 ऑफ 3 इज इक्वल टू एक्स रह जाएगा। अब लॉग का एक और रूल आप याद रखेंगे, अगर लॉग की बेस भी सेम है और उसी नंबर का आप लॉग ले रहे हो तो वो 1 बन जाता है। ठीक है, रूल जहाँ पे मैंने रिवाइज कराया वहां पे मैंने बताया कि इन रूल्स को क्रैम कर लो कि अगर लॉग की बेस सेम है और उसी नंबर का आप लॉग ले रहे हैं तो आंसर क्या हो जाता है, वहां पे आंसर वहां पे 1 बन जाता है। तो अब log 3 ऑफ 3, तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। सो विच कैन बी रिटन एज 4 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स, एंड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 4 आ जाएगी। सो द राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन सी एंड दैट इज 4। तो 4 मेरे पास आंसर आ गया। तो लॉ के 5 रूल्स को याद रख लें, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि लॉ के क्वेश्चन बड़े फ्रीक्वेंटली आपके पेपर में आ सकते हैं। अच्छा जी, एवरेजेस का नंबर है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज 51, बल्कि सम का नंबर सम का सम है। ठीक है, सम से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर जो है ना उनका जो सम है वो 51 है। तो आप ये बताओ कि उनका में से लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। तो कंसेक्टिव नंबर्स वो होते हैं जो कि एक के बाद एक आता है। तो अगर लेट से एक नंबर एक्स है तो उसके बाद आने वाला नंबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन, फिर उसके बाद आने वाला नंबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू। तो कंसेक्टिव नंबर्स वो होते हैं जो कि कंसेक्टिवली आते हैं, लगातार आते हैं, एक के बाद एक आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 दे आर कंसेक्टिव नंबर्स। तो हमेशा कंसेक्टिव नंबर्स में क्या होता है, 1 का डिफरेंस होता है। तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो उससे उसका नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर जनरेट हो जाएगा, फिर अगेन 1 ऐड करेंगे तो उससे अगला कंसेक्टिव नंबर जो है जनरेट हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर मैंने इसलिए यहाँ पे x सपोज कर लिया, सेकंड x प्लस वन सपोज कर लिया, एंड थर्ड कंसेक्टिव नंबर जो है मैंने x प्लस टू सपोज कर लिया। अब वो कह रहा है कि इन तीनों नंबर्स का जो सम है, तो तीनों नंबर्स का जो सम है, तीन कंसेक्टिव नंबर्स का जो सम है वो मेरे पास किसके इक्वल है, वो 51 के इक्वल है। सो फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर x प्लस वन, थर्ड नंबर जो है वो x प्लस टू, तीनों को ऐड किया एंड सम इक्वल टू 51 आ रहा है। हमने बताना है कि लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो लार्जेस्ट नंबर तो x प्लस टू है, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर हम x प्लस टू के लिए सॉल्व कर लेंगे। सो x प्लस एक्स, टू एक्स में x ऐड करेंगे, 3x प्लस थ्री इज इक्वल टू 51 हो जाएगा। 3 राइट साइड पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दिस विल बी 3x इज इक्वल टू 51 माइनस थ्री। सो 51 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो 48 रह जाएगा। x के लिए सॉल्व कर लेते हैं, 3 वन जा 3 एंड 3 6 जा 18। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जो है 16 आ गई। बट हमने क्या बताना है, हमने ये बताना है कि जो लार्जेस्ट नंबर है इसमें से वो क्या है। तो लार्जेस्ट नंबर इसमें से क्या है, तो लार्जेस्ट नंबर, फर्स्ट नंबर x था, उसके बाद का नंबर x प्लस वन था, उसके बाद का नंबर x प्लस टू था। तो लार्जेस्ट नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास, तो x की वैल्यू तो 16 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू 16 आ गई। सो x प्लस टू लार्जेस्ट नंबर है, 16 प्लस टू करेंगे तो 16 प्लस टू 18 आ जाएगा। सो 18 जो है वो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर है। तो यहाँ पे चॉइस में मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लो। तीन कंजेक्टिव नंबर्स में से x प्लस वन, x प्लस टू जो है जब हमने इनको सॉल्व किया तो 51 में से 3 जाने पे 48 बचा था, 3 से कैंसिल करने पे 16 आया है। ठीक है, और 16 में जब आप लार्जेस्ट नंबर के लिए 2 ऐड करोगे, क्योंकि द लार्जेस्ट ऑफ देम इज x प्लस टू, तो आंसर 18 आएगा। तो चॉइसेस को आप करेक्ट कर लो, यहाँ पे 19 नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, 18 जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फादर डिवाइड्स ₹60,000 अमंग हिज चिल्ड्रन। सो एक फादर ने 60,000 रुपीज अपने बच्चों ए बी और सी के अंदर डिवाइड करने हैं, इन द रेशो ऑफ 2 रेशो 3 रेशो 5 डिवाइड करने हैं। सो एक जैसे क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, उसी तरीके का क्वेश्चन दोबारा आ गया, ताकि ये क्वेश्चन जो है वो आपके रिवाइज होते जाएं। ठीक है, और फिर आगे हम जाएंगे तो जो बाकी हमारे सिलेबस से, जो बेसिक मैथमेटिक्स के सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आगे आते जाएंगे। तो कह रहे हैं कि फादर जो है वो डिवाइड कर रहा है ₹60,000 अपने 3 बच्चों में, इन द रेशो ऑफ 2 रेशो 3 रेशो 5। सो मैंने क्या ट्रिक बताई थी उस क्वेश्चन में भी, कि आप रेशोज को ऐड कर लो, 2x प्लस 3x प्लस 5x बना के। सबसे पहले x के लिए सॉल्व कर लेंगे, सो टोटल अमाउंट 60,000 बनती है। तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 60,000। सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू जो है वो 6,000 आ जाएगी। अब हमने क्या बताना है कि चाइल्ड c को कितना मिला है। तो a रेशो b रेशो c था ना, तो c का शेयर कितना है, 5x है। तो 5x कर लेंगे, 5 इंटू 6,000 कर लेंगे। 5 इंटू 6,000 जब आप करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 30,000 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो c का जो शेयर है दैट इज ₹30,000। तो c का शेयर जो है ना वो 30,000 रुपीज उसका शेयर है। अर्ली डिपॉजिट, अब इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, वो पेपर के अंदर आता है, तो घबराने की बात नहीं है। इंटरेस्ट का बस एक बेसिक सा फॉर्मूला अगर आप याद कर लो तो इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो है ना वो आप इजीली जो है वो कर सकते हो। कह रहे अर्ली डिपॉजिटेड ₹5,000 इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ ₹6% पर एनम, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स। तो अली ने प्रिंसिपल अमाउंट, यानी प्रिंसिपल अमाउंट वो होती है कि जो पैसे उसने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं। सो अली ने 5,000 रुपीज जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं, और किस रेट पे करवाए हैं, 6% के रेट पे करवाए हैं पर एनम, यानी एनुअली उसमें 6% का इंटरेस्ट रेट है।
3 सालों के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सो इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो आपने याद रखना है, दैट इज NPRT। ठीक है, तो दैट इज NPRT या PRT, जो भी आप उसको नाम दे देते हो। सो NP क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। सो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 5000 रुपीज है। किस रेट के ऊपर हमने इंटरेस्ट जो है वो बैंक ने उसको दिया है, 6% का रेट दिया है, एंड इनटू टी कितने टाइम के लिए, 3 ईयर्स के लिए। तो NPR भी लिख सकते हैं, NPRT भी लिख सकते हैं, किसी बुक में PRT लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो एन तो 1 ही है यहाँ पे, क्योंकि एक साल में एक ही दफा हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब परसेंटेज के साइन को खत्म करने के लिए यहाँ पे हमेशा 100 आता है, तो ये जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 5 6 30, 30 और ये 50 का जीरो, 300, 300 इंटू 3 करेंगे तो 900 जो है वो मेरे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना है, जो कि क्या है, PRT। तो P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो पैसे जो कि बैंक में फिक्स करवाए गए हैं। आर, आर रेट है, सो रेट को दोबारा कन्वर्ट करना है। तो बल्कि ज़्यादा आसान कर लो आप लोग जो कि स्टूडेंट्स नॉन अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से आ रहे हैं और बेसिक मैथमेटिक्स का टेस्ट दे रहे हैं, तो PRT/100 आप याद रख लो। सबसे आसान तरीका ये है इंटरेस्ट को निकालने के लिए, फॉर्मूला PRT/100 कर लो। पी प्रिंसिपल अमाउंट, आर जो रेट मिला है, सो रेट 6 मिला था, टाइम कितना था, 3 ईयर्स था। तो सबसे आसान तरीका फॉर्मूला इंटरेस्ट का, अब ये बस याद रख लो, मोर देन इनफ है, आपके बेसिक मैथमेटिक्स के पोर्शन को कवर कर लेगा। PRT/100। दोबारा इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने शॉर्ट करवा दिया कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 5000 है, रेट जो है वो यहाँ पे मैं कितना था, 6% का मिला था, टाइम कितना था, 3 ईयर्स था, डिवाइडेड बाय 100 मैंने का ले लो फॉर्मूला में, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 6 30, 30 और ये 50 का जीरो, 300, 300 इंटू 3 करेंगे तो 900 आंसर आ जाएगा। ये आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो फॉर्मूला आप वैसे यूं याद रख सकते हो, यूं भी याद रख सकते हो, चॉइस आपकी अपनी है, जिस तरह से वो आपको ज्यादा आसान लगे, मैंने इसलिए यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर्स का रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहे हैं लॉग ऑफ ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल है। तो लॉग ऑफ ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल है। तो सबसे पहले तो अलजबरा के फॉर्मूला पे आ जाएं। ए स्केयर माइनस बी स्केयर कैन बी रिटन एज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो विच विल बी रिटन एज लॉग ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब लॉग में टू टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है। तो विच विल बी रिटन एज लॉग ऑफ ए माइनस बी प्लस लॉग ऑफ ए प्लस बी। क्योंकि लॉग का रूल है कि अगर लॉग में दो टर्म्स लॉग एम इंटू एन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दे विल बी रिटन एज लॉग एम प्लस लॉग एन। तो इनको आप लॉग एम प्लस लॉग एन की फॉर्म में लिखोगे। तो इस रूल को मैंने अप्लाई किया है, लेकिन थोड़ा सा समझना है हमने यहाँ पे कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या है, बेसिकली ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। तो दिस विल बी log of a minus b into a plus b. So a is my first term. So log of m into n means log m plus log n. So log a minus b plus log of a plus b. So this is my answer. अच्छा जी, अगेन पास पेपर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन में वैल्यूज डेफिनेटली चेंज हो सकती हैं पेपर में, पूल ऑफ क्वेश्चन में से आने। सो अंडर रूट ए की वैल्यू जो है ना वो 0.5 गिवन है, इज इक्वल टू 8। कह रहा है ए के लिए आप सॉल्व कर लो। तो 0.5 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अंडर रूट ए इज इक्वल टू 8 इंटू 0.5 हो जाएगा, 0.5। तो 0.5 क्या होता है, 0.5 पॉइंट खत्म करेंगे, 1 आएगा, 0। तो 8 जब भी अपने हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 जा 5 2 जा तो वो 4 आ जाएगा। सो अंडर रूट ए की वैल्यू जो है 4 आ गई है। अब अंडर रूट ए नहीं निकालना, बल्कि हमने ए निकालना। सो अंडर रूट का साइन खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम स्केयर ले लेंगे, तो स्केयर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो ए जो है वो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, 16 आएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत दफा एग्जाम में रिपीटेड है, 2023 में रहा, 2024 में रहा, इवन उससे पहले 2022 से लगातार ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में आता रहा है। स्पेशली जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं, फिनटेक के स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस एनालिटिक्स के स्टूडेंट हैं, उनका तो 50% क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स होता है। सो 50 क्वेश्चन होते हैं, 50% तो नहीं, 50 क्वेश्चन जो हैं वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन होते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है एंड वैल्यू चेंज हो सकती हैं, लेकिन मेथड यही लगेगा, देख के करना है आपने इसको। ठीक है, इफ अ लाइट फ्लैशेज एवरी 2 सेकेंड्स, द नंबर ऑफ फ्लैशेज इन हाफ आवर विल बी। सो अगर एक लाइट हर 2 सेकंड के बाद फ्लैश करती है, तो ये बताएं कि आधे घंटे में वो कितने फ्लैशेस करेगा। सो हाफ आवर मीन्स 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में
कितने सेकंड्स होते हैं भाई, हर मिनट में 60 सेकंड्स हैं, 30 इंटू 60 करेंगे तो 30 इंटू 60 करेंगे तो 3 6 18 एंड 2 0 1800 आ जाएगा। अब लाइट जो है वो हर 2 सेकंड के बाद फ्लैश करती है, तो नंबर ऑफ फ्लैशेस जो है ना पर सेकंड वो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो टोटल सेकंड तो डिवाइड कर देंगे तो 900 टाइम्स ये लाइट जो है वो फ्लैश करेगी इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में ये लाइट 900 टाइम जो है वो फ्लैश करेगी। इजी क्वेश्चन था और ये भी 2023 के पास पेपर्स में से आया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 by 1 plus x whereas the x is equals to 1. So 1/1 plus 1 divided by 1 plus 1 plus x है, तो इस x की जगह पे भी मैं क्या करूंगा 1 पुट कर दूंगा। तो जो x मेरे पास गिवन है इसकी जगह पे भी मैं 1 पुट कर देता हूँ, क्योंकि x मेरे पास गिवन है 1, क्वेश्चन में गिवन है ना, x की वैल्यू जो है वो 1 गिवन है यहाँ पे, तो इस x की जगह पे मैंने 1 प्लग इन कर दिया, विच कैन बी रिटन एज 1/1 plus 1 by 1 over। अब ये 1 plus 1 क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब मैथमेटिक्स का रूल है कि जो टर्म सबसे नीचे डिवाइड हो रही होती है ऊपर आकर यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दिस विल बी 1/1 plus 2/1 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 2 करेंगे 2 ही हो जाएगा। सो 2/1 का मतलब क्या है, वो 2 ही लिखा हुआ है, 1 plus 2, सो 1 plus 2 क्या आ जाएगा 1/3। सो 1/3 जो है इज द राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर्स के रिपीटेड क्वेश्चन में से। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। सो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम क्या है। अब ये क्वेश्चन जब भी आया पेपर में इस तरह से भी आया हुआ है, इस तरह से भी उसने पूछा हुआ है कि जी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम बता दो आप, एंड इस तरह से भी आया हुआ है कि भाई 1 और 2 और 3 करते करते 100 तक है, इनको आप सम करके बता दो, व्हाट विल बी द सम ऑफ। सो ये इस तरह से भी मेंशन था 1 + 2 + 3 +99 +100, तो बताओ कि इन सब का जो सम है ना वो किसके इक्वल होगा, सम जो है वो यहाँ पे पूछा। अब अरिथमेटिक सीरीज बनती है, आप अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एंड उसके अलावा जो है आप एक शॉर्टकट टेक्निक भी लगा सकते हो। वो शॉर्टकट टेक्निक क्या है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं एन, उनको आप लो और साथ उनको मल्टीप्लाई कर दो, n+1 से डिवाइडेड बाय 2 कर लो, आपके पास इन सब का सम आ जाएगा। लेकिन ये आपने अप्लाई सिर्फ वहीं पे करना है जहाँ पे टर्म्स ऐड होके जनरेट हो रही हैं, ये शॉर्टकट वहीं पे लगाना है। और यहाँ पे टर्म्स ऐड होके जनरेट हो रही है ना, 1 में 1 ऐड हुआ, 2 फिर 3, तो सब में सेम नंबर 1 ऐड हो रहा है, तो ये सिर्फ वहीं पे शॉर्टकट लगाना है आपने। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन रही है 100 बन रही है, ये सीरीज भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही कह रहा है कि नेचुरल नंबर्स बताओ कि फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम कितना क्या होगा। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 + 2 + 3 करते करते प्लस फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम आपसे पूछ रहा है। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, अगर होल नंबर्स होते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो याद रखना है कि होल नंबर्स जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। सो एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 100 है, n+1 100+1 करेंगे तो 101 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, 2 1 एंड 2 100 से कैंसिल होगा तो 50 आ जाएगा। अब 101 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5 5 0 0 5 1 5, तो ये 0 ऐड किया 0, तो 5050 आ जाएगा। तो इनका सम क्या आ जाएगा, द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स विल बी 5050। तो घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन तो स्टेटमेंट वाइज था, इसको सॉल्व कैसे करूंगा मैं, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के पोर्शन पे कह रहा है कि 100 नेचुरल नंबर्स का सम बता दो। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं आपने याद रखना है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम क्या बनता है, 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम बनता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2024 के रिपीटेड क्वेश्चन में से है। तो 10⁻³ x इज इक्वल टू 10⁻⁻1 के इक्वल है, x के लिए सॉल्व करना है। तो जब बेसिस सेम हो और x या जो अननोन जो आपने वेरिएबल जिसके लिए सॉल्व करना है वो आपके पास एक्सपोनेंट में पड़ा हुआ हो, तो आप पहले तो बेसिस को सेम करें, अगर सेम है ऑलरेडी तो फिर डायरेक्टली उनको कैंसिल कर देंगे, -3x इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/-3 विच विल बी 1/3। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, दोनों की बेसिस सेम थी, कैंसिल कर दी। जब बेसिस सेम होगी कैंसिल होंगे तो उनके एक्सपोनेंट्स भी इक्वेट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक्सपोनेंट्स के लिए मैंने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हुआ, एंड एक्स की वैल्यू जो है वो 1/3 आ गई। तो ऐसा तो क्वेश्चन आ जाए तो पेपर में फ्री के मार्क्स हैं, और सिर्फ इस बात पर नहीं परेशान होना कि पावर जो वेरिएबल है वो तो एक्सपोनेंट में पड़ा हुआ है, पावर में पड़ा हुआ है, मैं कैसे सॉल्व करूंगा। कह रहा है एक टैंक है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है जो कि 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर है, और 1/5 फुल है वाटर से। कितना वाटर प्रेजेंट है उस टैंक के अंदर।
सो पहले सबसे पहले टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये एक टैंक जो है वो हमारे पास है पड़ा हुआ, ठीक है, एक टैंक हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, और उस टैंक की डायमेंशन जो है वो हमारे पास गिवन है यहाँ पे। तो टैंक की डायमेंशन मेरे पास गिवन है। सो टैंक की क्या डायमेंशन है कि जो उसकी लेंथ है वो 30 है, विड्थ जो है वो उसकी, डेप्थ जो है वो उसकी 20 है, और हाइट जो है वो उसकी 10 है। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये टोटल इसका वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम ही आपकी कैपेसिटी होता है, वही आपकी कैपेसिटी होता है। तो वॉल्यूम आ जाएगा 30 इंटू 20 इंटू 10, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 6, तो 20 600, 600 इंटू 10 करेंगे, तो 600 इंटू 10 किया तो 6000 हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर इनकी इस पूरे टैंक की कैपेसिटी आ गई। अब टैंक कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, बल्कि टैंक अपनी टोटल वैल्यू का 1/5 फिल्ड है। तो 6000 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सिर्फ वो 1/5 फिल्ड है। 5 1 5 एंड 5 12 60, जीरोज अपनी जगह पे आ गए, तो 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सो क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। अगेन अर्थमेटिक का क्वेश्चन आ गया। सो 12 डिवाइडेड बाय 4 है, इंटू 6 - 2 है, एंड वो भी फिर 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 को मैंने यूं राइट डाउन कर लिया, 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3 3 कैंसिल हो गए, 1 रह गया। 6 - 2 किया तो 6 - 2 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो अर्थमेटिक है तो क्वेश्चन है ना, सॉल्विंग के क्वेश्चन है तो क्विकली सॉल्व करो, फ्री के मार्क्स होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके साथ सॉल्व फॉर बोथ इसलिए मेंशन किया है कि ये क्वेश्चन जो है वो x - 1/x की फॉर्म में भी आता रहा है, और x+1/x की फॉर्म में भी पेपर में आता रहा है। तो आपको कह रहा है कि x² + 1/x² की वैल्यू निकालो, जबकि x - 1/x की वैल्यू 3 गिवन है। तो मैं आपको इसको दोनों के लिए सॉल्व करवाता हूँ। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। x - 1/x की वैल्यू 3 गिवन है, और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² + 1/x² की। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर, सिंपली हम a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। अच्छा, फास्ट में अलजबरा के लिए ना आपने 3 4 फार्मूला याद रखने हैं, मैं आपको क्विकली सम अप कर देता हूँ। a² - b² इंटू इज इक्वल टू a - b इंटू a+b के इक्वल होता है। एक ये फॉर्मूला याद रख लें आप। सेकेंडली a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप याद रखें, जो कि होता है a² + b² - 2ab। और फिर इसी का प्लस का फॉर्मूला भी याद रखना है आप, a+b का होल स्क्वायर जो होता है दैट इज a² + b² + 2ab। इनफ आपका अलजबरा में जहाँ पे भी आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो आप अपने एंट्रेंस टेस्ट में 100% जो है ना वो इन फार्मूलाज की बेसिस पे इजीली जो है वो काम कर सकोगे। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। तो क्वेश्चन में वापस आता हूँ मैं। क्वेश्चन में था x - 1/x की वैल्यू 1/3 है, और आपको कह रहा है कि x² + 1/x² की वैल्यू को बता दो। तो x² + 1/x² की वैल्यू को बता दो। तो दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, पहले स्केयर कर लूंगा। तो दोनों तरफ जब मैं स्केयर करूंगा तो a - b होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। So this will be a² + b² -2ab। सो माइनस वाले फॉर्मूला में -2ab होता है, और प्लस वाले में +2ab होता है। राइट साइड पे हो जाएगा 3 का स्केयर 9। अब नाउ x विल गेट कैंसिल विद x, एंड यू आर लेफ्ट विद x² + 1/x² -2 इज इक्वल टू 9। अब हमने तो सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है ना, हमसे तो वैल्यू ये पूछ रहा है वो कि आप x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करके दे दो। तो ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है वो, ठीक है। तो वो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस टर्म को यहीं पे रहने देंगे, -2 जो पड़ा हुआ है यहाँ पे उसको मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा। तो राइट साइड पे जब मैं -2 को लेके जाऊंगा तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² + 1/x² की वैल्यू आएगी मेरे पास 9 + 2। तो 9 + 2 क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास, 11 आ गई है। तो x² + 1/x² की वैल्यू 11 आ गई। कब? जब x - 1/x की वैल्यू 3 की बने। अब यही क्वेश्चन मैंने बताया कि आपने दोनों के लिए सॉल्व करना है। x + 1/x के लिए भी ये क्वेश्चन आता है। तो सपोजिटली यही क्वेश्चन होता है, या चलिए थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन होता x + 1/x के साथ होता है इक्वल टू 5 गिवन, और यही काम आपको कह रहा है कि आप x² + 1/x² की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे भी हम दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे हम a + b होल स्केयर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 5 का स्केयर इज 25। x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x² + 1/x² + 2 इज इक्वल टू 25। ये 2 राइट साइड पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होकर 23 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और x² + 1/x² की वैल्यू के लिए हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है।
तो ये x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू गिवन हो या x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू गिवन हो और आपको कहा जाए कि एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं एहतियातन आपको बताऊंगा को कहूंगा कि आप होल क्यूब के फार्मूलाज भी फास्ट के लिए याद रख लें, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी का क्यूब प्लस बी का क्यूब। एंड अगर मैं ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिखूं तो वह भी यही होता है, बट एक टर्म प्लस के साथ, फिर नेक्स्ट टर्म माइनस के साथ, फिर अगेन ये वाली टर्म प्लस के साथ एंड ये वाली टर्म माइनस के साथ लिखी जाएगी। तो वैसे तो दीज फार्मूलाज आर मोर देन इनफ, ये तो तीन फार्मूलाज हैं, लेकिन इनको भी देखने समटाइम्स होल क्यूब का फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके जो बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसके अंदर जो है वो पूछा जा सकता है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सोल्यूशन सेट ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस एट इज इक्वल टू टू, जो है इसका आप सोल्यूशन सेट निकालो। इसके लिए आप सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व करो। तो एक्स अंडर रूट एक्स माइनस एट इज इक्वल टू टू है, इजी क्वेश्चन है। माइनस एट को राइट साइड पे ले जाएंगे, प्लस एट हो जाएगा, तो टू प्लस एट करेंगे तो 10 आ जाएगा अंडर रूट एक्स। तो दोनों तरफ मैंने क्या कर लिया, स्केयर कर लिया। जब मैंने स्केयर किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो रेडिकैंड के साइन से आपने घबराना नहीं है, बल्कि आपने उसको देख के सॉल्व करना है कि वो क्या है और क्या नहीं है। अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन एक आया हुआ है हमारे पेपर के अंदर, लेट से यही क्वेश्चन होता और वही होता अंडर रूट क्यूब ऑफ एक्स माइनस एट इज इक्वल टू टू होता। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, यही काम करेंगे। तो अंडर रूट क्यूब ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू प्लस एट इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। सो अंडर रूट क्यूब एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर वन बाय थ्री इज इक्वल टू 10 बन रहा है। तो जो भी अंडर अकेला अगर अंडर रूट हो ना तो उसको आप हम लिखते हैं एक्स की पावर वन बाय टू। अगर टू के साथ हो तो वो भी यही लिखते हैं। अगर एन के साथ हो, एन अंडर रूट हो, तो उसको क्या लिखते हैं, पावर वन बाय एन। तो जिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है उनके लिए मैंने दोबारा बता दिया। तो यहाँ पे थ्री है, तो वन बाय थ्री हो जाएगा। दोनों तरफ अब हमें क्यूब लेना पड़ेगा इसको खत्म करने के लिए। तो थ्री के साथ थ्री तो कैंसिल हो जाएगा, 10 का क्यूब जो है ना वो हो जाएगा 10 इंटू टेन इंटू टेन। सो 10 टेन जा 100, 100 टेन जा 1000। सो उस केस में एक्स की वैल्यू 1000 आएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज फार एज योर पेपर इज कंसर्न। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये भी हैं पास पेपर्स के, लेकिन ये 2022 और 2021 के पास पेपर्स में से मैंने ऐड किए हुए हैं। तो जो स्टूडेंट्स पुराने मेरे स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने जो मुझे उस टाइम क्वेश्चन बताए थे मेरे पास, ऐड रिटन देम डाउन समवेयर, और वहां से फिर मैंने इनको ऐड किया। तो कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई व्हेन एक्स की वैल्यू इज 117 गिवन है और वाई की वैल्यू 118 गिवन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई गिवन है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको स्मार्टली सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, पीछे आ जाएगा एक्स प्लस वाई। सो एक्स की वैल्यू 1117 है, वाई की वैल्यू 1118 है। ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो दिस विल बी 235। सो 235 आंसर आ गया। तो जिनसे नहीं ऐड होता तो वो रफ वर्क के लिए जो पेपर आपके पास गिवन होगा यूँ ऐड कर लेना। 7 में आप 8 ऐड करेंगे 15 आएगा, 1 कैरी। सो 1 प्लस वन 3 इंटू 235 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 की पावर x प्लस थ्री इज इक्वल टू 32 गिवन है और आपको कह रहे हैं 3 की पावर x प्लस टू बताओ। तो सबसे पहले तो हम x के लिए सॉल्व करेंगे। तो अभी क्वेश्चन ऑलरेडी इस मैराथन के अंदर एक मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, जो कि 2023 और 2024 में रिपीट हुआ था, जिसमें एक्सपोनेंट में x पढ़ा हुआ था। तो एक्सपोनेंट में x जब भी पढ़ा हुआ है तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेसिस आपने सेम करनी है। सो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 2 की बेस बनानी है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी 2 ही पढ़ा हुआ है। सो 2 की पावर x प्लस थ्री, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 5। तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस थ्री की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। 3 राइट साइड पे चला जाएगा, 3 जो होगा वो क्या होगा, राइट साइड पे चला जाएगा। तो x की पावर जो x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। अब हमें हमें कह रहे हैं कि 3 रेज टू द पावर x प्लस टू की वैल्यू फाइंड आउट करो। 3 रेज टू द पावर x प्लस टू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू 2 आई है, तो 3 की पावर 2 प्लस टू आ जाएगी। x की जगह पे 2 प्लग इन कर लिया ना, तो 3 की पावर 4 आ जाएगा। तो 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। 3 की पावर 4 इज 81, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा इज 81। सो दिस इज वाई यहाँ पे 81 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2024 के रिपीटेड क्वेश्चन में से है। कह रहे हैं इन अ क्लास देयर आर 60% बॉयज। 2023 के सॉरी रिपीटेड क्वेश्चन में से, इन अ क्लास देयर आर 60% बॉयज एंड अ टोटल 60% बॉयज एंड टोटल ऑफ 120 गर्ल्स। तो इसको करेक्ट कर लो, एक क्लास है जहाँ पे 60% बॉयज हैं और टोटल 120 गर्ल्स हैं।
तो ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो एक क्लास में 60% बॉयज हैं, तो बॉयज की का नंबर ऑफ बॉयज नहीं गिवन, बल्कि 60% है उनकी परसेंटेज गिवन है। बाकी जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, 120। तो बॉयज 60% है, तो गर्ल्स फिर कितनी होंगी, 40% होंगी। एंड वो 40% पे कितनी बन रही है, 120 बन रही है। हमें पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दो आप। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद रखने की परसेंटेजेस के फॉर्मूला को। वो ये है कि हम बचपन में क्या करते थे कि अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते थे किसी भी एग्जाम के अंदर या किसी भी टेस्ट के अंदर। तो हम क्या करते थे कि परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट करते थे। परसेंटेज वॉज इक्वल टू percentage was equals to marks obtained was equals to marks obtained was equals to marks obtained divided by total marks in 200। ये तो सबको याद ही होगा, ये तो फॉर्मूला सबको याद होगा कि परसेंटेज कैसे निकालते थे, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 करते थे। अब यहाँ पे यही काम करेंगे। अब बॉयज कितने हैं यहाँ पे, 60% बॉयज हैं, तो रिमेनिंग गर्ल्स कितनी रह जाएंगी, 40%। एंड 40% गर्ल्स कितने नंबर ऑफ गर्ल्स बन रही है, 120 बन रही है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, तो टोटल बताना है हमने। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए क्या करेंगे, 40% है, 40% के ऊपर कितनी लड़कियां हैं हमारे पास, 120 लड़कियां। हमने टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं, एक्स एक्स इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 40, एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 120। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स इक्वल टू 120 बाय 40 इंटू 100। तो जीरो जीरो के साथ कैंसिल, 4 वन ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12। सो 3 इंटू 100 करेंगे, 300 आ जाएगा। सो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में वो कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर 300 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स का नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेस के क्वेश्चन। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के अंदर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ईजी होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा इनको ट्रांसलेट आपने तरीके से करना है, आपने उनको क्या करना है कि ट्रांसलेट तरीके से करना है, और आप जो है उनको कन्वर्ट अगर ठीक तरीके से करोगे तो आपके पास आंसर भी ठीक आ जाएगा। कह रहा है जॉन्स करंट एज इज ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। तो जॉन है और साथ उसका सन है। तो जॉन की जो एज है उसके बेटे की एज का ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब क्या, डबल है, 2s है। तो जॉन की एज अपने बेटे की एज का डबल है, 2s है। आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 55 ईयर्स। 5 सालों के बाद उनकी एजेस का सम जो है वो कितना हो जाएगा, 55 ईयर्स हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि जॉन की अभी एज जे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और उसके बेटे की एज एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सन की एज जो है ना मैंने एस से रिप्रेजेंट की है। अब स्टार्ट में गिवन है कि जॉन जो है ना, अभी जो जॉन की एज है वो बेटे की एज का डबल है, तो इसलिए मैंने जॉन की एज को 2s के इक्वल रखा है। तो डैट इज इक्वल टू 2s। 5 सालों के बाद दोनों की जो एजेस है उनका सम हो जाएगा 55 ईयर्स। तो अगर अभी जॉन की एज जे है तो 5 ईयर्स के बाद जॉन की एज J+5 हो जाएगी। भाई देखें बहुत इजी है। अगर एक बच्चा है जिसकी उम्र अभी 10 साल है, तो 5 सालों के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, 10+5, जो कि 15 हो जाएगी। मेरी एज अगर अभी लेट से 34 है, तो मैं उसमें 5 सालों के बाद कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी। सेम काम है यहाँ पे। तो जॉन की एज अभी जे थी, 5 ईयर्स के बाद J+5। सन की एज अभी एस थी, 5 ईयर्स के बाद सन की एज S+5। कह रहे 5 सालों के बाद उनकी एजेस का सम 55 के इक्वल होगा ना, तो इसलिए मैंने 5 साल के बाद की एजेस ली। तो जे, जॉन की एज J+5 5 सालों के बाद वाली, सन की एज एस 5 सालों के बाद वाली S+5। सॉल्व कर लेते हैं। और हमने निकालना कि हमने जॉन की अभी की एज निकालनी है, जे के लिए हमने सॉल्व करना है। तो दिस विल बी J+S इज इक्वल J+S प्लस 10 इज इक्वल टू 55। तो 5 में 5 ऐड हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, और J+S अपनी जगह पे, 10 राइट साइड पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो J+S क्या आएगा मेरे पास, सो J+S मेरे पास क्या आएगा, तो J+S आएगा मेरे पास 45। तो J+S 45 आया। हमने जॉन की एज के लिए सॉल्व करना है, और जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी वो थी कि जॉन अपने बेटे की एज का डबल है, 2s। तो जॉन अपने बेटे की एज का क्या था, 2s था, डबल था। तो जे की जगह पे मैं 2s प्लग इन कर दूंगा। तो जे की जगह पे 2s प्लग इन कर दिया। कहाँ से प्लग इन किया, फर्स्ट इक्वेशन से। तो जे की जगह पे 2s प्लस एस इज इक्वल टू 45 आ गया, 3s इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, एस की वैल्यू 15 आ जाएगी, सन 15 ईयर्स का है, और
जॉन जो है वो उससे ट्वाइस है एज में, तो जॉन जो है ना वो अपने बेटे की एज का ट्वाइस है, तो जॉन जो है वो 2 इंटू 15 कर लेंगे, तो 2 इंटू 15 करने पे जॉन की एज जो है वो 30 ईयर्स आ रही है। तो जॉन की एज जो है ना वो 30 ईयर्स आ रही है। वैसे बड़ी यंग एज में जॉन जो है वो फादर बन गया। आगे चलते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 83। अगेन वर्ड प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में इंक्लूडेड होते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 83। तो दो नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो 83। तो मैं सपोज करता हूँ कि पहला नंबर x है, सेकंड y है। सो x प्लस वाई कितना है? 83। एक इक्वेशन तो ये बन रही है। इफ वन नंबर इज टू मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर, अब x जो है वो टू ज्यादा है देन द ट्वाइस ऑफ y। तो x इज टू मोर देन द ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ y क्या हो जाएगा? टू टाइम्स ऑफ y हो जाएगा। सो अब x जो है ना वो ऑलरेडी टू ज्यादा है, तो x प्लस टू इज इक्वल टू टू वाई इक्वेशन नहीं बनाएंगे बल्कि x माइनस टू वाई करेंगे। देखें, मैं ये कहता हूं कि मेरे पास जो है एक अमाउंट है x, और अली के पास एक अमाउंट है y, और मेरी अमाउंट अली के अमाउंट से 100 ज्यादा है। तो दोनों की इक्वेट करने के लिए अली की अमाउंट में या तो 100 ऐड करेंगे या फिर मेरी अमाउंट में से 100 को माइनस करेंगे, तो दोनों की अमाउंट इक्वल होगी ना। फिर सुन लें आप इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने ये कहा कि मेरे पास एक अमाउंट है एक्स जो कि 100 रुपीज ज्यादा है अली की अमाउंट से जो कि है वाई। तो अली के पास है वाई, मेरे पास है एक्स, और मेरी जो अमाउंट है वो अली की अमाउंट से 100 रुपीज ज्यादा है। तो अगर हमने इक्वेशन बनानी है, इक्वेट करना है दोनों को, तो अली के अमाउंट में या तो 100 ऐड करेंगे तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस 100 होगी इक्वेशन, या फिर एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू वाई इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे भी यही काम करूंगा। एक्स ऑलरेडी जो है ना ये टू ग्रेटर है, तो इसमें से टू को माइनस करेंगे तब जाके वो ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर के इक्वल इक्वेशन बनेगी। तो इस इक्वेशन को ठीक कर लेते हैं। वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू टू। एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या थी कि दोनों नंबर्स का जो सम है, दोनों नंबर्स का जो सम है वो 83 गिवन है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 83 गिवन है। ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। मैं माइनस कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो सबके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। x माइनस एक्स कैंसिल, माइनस टू वाई एंड माइनस वाई विल बी माइनस थ्री वाई, एंड दिस विल बी माइनस 81। तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, एंड टू बचा, टू और वन 21, सो थ्री सेवन जा 27। सो वाई की वैल्यू जो है वो 27 आ रही है। हमने दोनों नंबर्स बताने थे, एक ही नंबर से हमें पता चल गया कि वाई 27 है एक नंबर, और दूसरा नंबर पे 56 आ जाएगा। तो मोर देन इनफ है। पेपर में यूं आप स्मार्ट स्टेप कर सकते हो, टाइम अपना जो है वो बचा सकते हो। द नंबर ऑफ डायगनल्स, द नंबर ऑफ डायगनल्स इन अ सर्कल। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, टाइपो होगा, नंबर ऑफ डायगनल्स इन अ सर्कल पूछेंगे। तो सर्कल में तो कोई डायगनल नहीं होता भाई, सर्कल तो सर्कल होता है, उसमें कोई डायगनल नहीं होता। अब स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर जो है ना वो डायगनल्स होते हैं। ऊपर एक क्वेश्चन गुजरा है, ठीक है, जो पास पेपर का क्वेश्चन था, बाय द वे है तो ये भी पास पेपर का क्वेश्चन, लेकिन वो ये डायगनल होता है। तो स्क्वायर के केस में या रेक्टेंगल के केस में डायगनल होता है, यहाँ पे डायगनल नहीं होता। तो सर्कल के अंदर देर आर जीरो डायगनल्स। तो बीच में यूं भी क्वेश्चन होंगे जो कि इजी क्वेश्चन है। तो एक बात आपने याद रखनी है कि तीन चार बातों का आपने ध्यान रखना है, और वो तीन चार बातें क्या हैं? जो एरियाज, पेरीमीटर्स और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में मैं पहले आपको क्विक ओवरव्यू दे दूं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बड़े गौर से सुनना है। वो ये है कि जो एरिया ऑफ अ स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, इसको आपने याद रखना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल को याद। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ होता है, और जो कि दोनों सेम होते हैं तो इसलिए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर जो है वो क्या होता है? 4x होता है। तो पेरीमीटर होता क्या है? सम ऑफ साइड्स होता है। तो स्क्वायर के केस में तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो ये तो आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर रेक्टेंगल की बात की जाए तो रेक्टेंगल के केस के अंदर क्या होता है कि ये लेंथ, ये विड्थ है, ये भी विड्थ है, ये लेंथ है, तो ये लेंथ है, ये क्या है मेरे पास? ये लेंथ है और ये भी लेंथ है। तो पेरीमीटर आएगा यहाँ पे टू लेंथ प्लस टू विड्थ। तो टू इंटू लेंथ प्लस विड्थ, टू इंटू लेंथ प्लस विड्थ इसका पेरीमीटर बनता है। तो किसी भी फिगर में ना अगर पेरीमीटर निकालना हो तो सबसे इजी क्या है कि सम ऑफ साइड्स कर ले, सम ऑफ साइड्स कर ले। तो फॉर्मूला लिस्ट मैंने अटैच की हुई है, उसमें भी मैंने ये मेंशन किया, लेकिन मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ फॉर्मूलाज का। सम ऑफ साइड्स कर लो आप, सम ऑफ साइड्स कर लेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ साइड्स कर लेंगे, सम ऑफ साइड्स होता है किसी भी फिगर का। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है वो याद रख लो, लेंथ इंटू विड्थ ही होता है। इसके बाद जो आपने एक आखिरी बात याद रखनी है, ऑफ द लिस्ट एक वो फॉर्मूला आपने सर्कल के लिए याद रखना है, और फिर वॉल्यूम आपने क्यूब का याद रखना है। मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए, फास्ट के बेसिक मैथमेटिक्स को कवर कर लेगा। तो जो सर्कल होता है ना, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो आपने याद रखना है। तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसका जो फॉर्मूला है दैट इज सी इज इक्वल टू टू पाई आर
सर्कल के केस में पेरीमीटर नहीं होता बल्कि उसका सर्कमफेरेंस होता है। अगर मैं यहाँ से चला पूरे सर्कुलर पाथ पे और वापस इसी पॉइंट पे आऊंगा तो ये सर्कमफेरेंस है। सर्कल का जो एरिया होता है वो आपने याद रखना, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर है, ये याद रख लें। और उसके अलावा क्यूब के केस का आप उसका वॉल्यूम याद रख लें। तो क्यूब के केस में जो उसका वॉल्यूम है ना, वो होता है लेंथ इंटू विड्थ या डेप्थ इंटू हाइट, ठीक है। और क्यूब के केस में क्योंकि हर फेस जो है वो स्क्वायर बनता है, तो उसकी कितनी साइड्स बनती हैं, 1 2 3 ऊपर, फिर 4 नीचे, 5 और 6, तो 6a² क्यूब का सरफेस एरिया बन जाता है। तो बस ये फॉर्मूलाज अगर आप याद रख लोगे तो आपका फास्ट में जो पेरीमीटर्स और ये इस तरह की जो फिगर्स हैं उनके जो एरियाज हैं वो आप कवर अप कर लोगे। लिहाजा हुए मैंने इस लेक्चर के अंदर एंगल्स को इतना ज़्यादा ऐड नहीं किया, तो एंगल्स का जो लेक्चर है वो आपने लाजमी कवर अप कर लेना है। आपको अननोन एंगल निकालना आना चाहिए। एक आध क्वेश्चन जो है ना वो अननोन एंगल निकालने का भी पेपर में आ सकता है। सो द एरिया ऑफ अ सर्कल हैविंग सर्कमफेरेंस 16 पाई। सो एक एरिया बताना है आपने सर्कल का, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है वो 16 पाई है, आपने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का भी रिवाइज करवाया, 2 पाई आर होता है, 16 पाई इसका सर्कमफेरेंस है। पहले रेडियस के लिए सॉल्व कर लेते हैं, पाई पाई के साथ कैंसिल, 2 8 के साथ कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आ गई है 8। आर आया है 8 मेरे पास, आर 8 आया है, एरिया निकालना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो एरिया क्या होता है मेरे पास, एरिया होता है पाई आर स्केयर। तो पाई अपनी जगह पे, आर स्केयर, आर आया था 8, 8 का स्केयर 64 है, तो 64 पाई इज द आंसर हियर। 64 पाई यहाँ पे आंसर आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ पाई। अब सर्कमफेरेंस बाय रेडियस की रेशो है या सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर की रेशो है, क्या है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर में आया है। तो बहुत ज्यादा कोई फिगर्स के साथ ना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होते, थोड़े से समझने वाले होते हैं। तो अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। हमने क्या करना है, पाई की वैल्यू बतानी है। सो पाई को यहीं पे रहने देते हैं, ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस बाय 2 आर। अब 2 आर किसके बराबर होता है, डायामीटर के बराबर होता है। तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी, सर्कमफेरेंस बाय डायामीटर की जो रेशियो है वो पाई के इक्वल है, क्योंकि सर्कमफेरेंस बाय रेडियस गिवन है, ये रॉन्ग है। ये सर्कमफेरेंस बाय 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है, तो ये तो नहीं हो सकता। एरिया बाय रेडियस भी नहीं हो सकता, आप करके देख लो। एरिया पाई आर स्क्वायर है, रेडियस आर है, तो ये सर्कमफेरेंस तो नहीं बनता। सर्कमफेरेंस तो 2 पाई आर है। सर्कमफेरेंस बाय डायामीटर बनता है, क्योंकि ट्वाइस द रेडियस इज डायामीटर। सो अगर एक मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो सर्कल के केस में ये जो है उसका रेडियस है, ये जो है उसका रेडियस है अगर उसके सेंटर तक है। और अगर मैं इसको कंप्लीट सर्कल के सेंटर से गुजर रहा है, और इसको अगर मैं कंप्लीट देखूंगा, सर्कल के सेंटर से गुजर है और वहां तक जा रहा है, तो ये कंप्लीट डायामीटर है। तो डायामीटर क्या होता है, रेडियस के डबल होता है। सो 2 आर इज द डायामीटर। तो सर्कमफेरेंस बाय डायामीटर की जो रेशो है ना वो पाई के इक्वल है। ये भी क्वेश्चन था, पास पेपर्स का इंपॉर्टेंट था। अच्छा जी, फिर शेडेड रीजन, शेडेड एरियाज निकालना वो भी होते हैं पेपर में इंक्लूड। आगे उसका क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है जो रिसेंटली 2024 में आया था क्वेश्चन। कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस दैट ऑफ इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है पहले हमारे पास, ठीक है। उस रेक्टेंगुलर फील्ड में जो उसकी लेंथ है ना वो उसकी विड्थ के ट्वाइस है, जो उसकी लेंथ है वो उसकी विड्थ के ट्वाइस है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो लेट से एक्स है। विड्थ जो है इसकी वो क्या है, विड्थ जो है वो क्या है, वो एक्स है। लेंथ जो है वो उसकी 2x है। खुद ही क्वेश्चन में कह रहा है ना कि विड्थ से उसकी लेंथ जो है वो डबल है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। तो विड्थ को मैंने x सपोज कर लिया तो लेंथ 2x आ जाएगा। कह रहे पेरीमीटर बताओ उस फील्ड का जबकि आपका एरिया जो है ना उस रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 1250 है। सो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू विड्थ। एरिया गिवन है यहाँ पे 1250, लेंथ है x, विड्थ है 2x, x इंटू 2x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x स्केयर इज इक्वल टू 1250, इज इक्वल टू 1250। 2 1 जा 2, 6 जा एंड 25। तो x स्केयर क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी। बाय द वे कुछ इंपॉर्टेंट स्केयर्स हैं, अगर आप इनको याद रखो जो पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो क्योंकि एग्जाम में तो आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपके इंटरेस्ट में कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो इससे आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। वो है एक तो 8 का स्केयर, 9 का स्केयर, 10 का स्केयर, 11 का, 12 का, मोस्टली आपको आते ही होते हैं ये 13 का स्केयर, 14 का स्केयर, फिर 15 का स्केयर। सो 8 का स्केयर क्या होता है 64, जो होता है जी हमारे पास 81, ये होता है 100। 10 का स्केयर, 11 का स्केयर क्या होता है 121, 12 का स्केयर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज है 144 के इक्वल होता है, 13 का स्केयर 169, 15 का स्केयर, 14 का स्केयर 196,
15 का स्केयर 15 का स्केयर इज 225 इज 225। तो ये मुझे इसलिए याद रहेगा कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई, तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे आपको याद रह जाएंगे। तो 15 का स्केयर क्या है, 225 है। तो 16 का स्केयर भी याद रखें, वो 256 होता है। सिमिलरली फिर जो फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, 20 का स्केयर है 400, और यहाँ पे जो स्केयर यूज हुआ 25 का वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज है 625। फिर 30 का स्केयर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है 900। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी है कि इनको याद रखो, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो अगर इनकी वैल्यूज थोड़ा सा आपने देख लेनी है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आप क्विकली इसको सॉल्व कर सकोगे। अगेन लॉग का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है सिंप्लीफाई लॉग 75 यूजिंग लॉगरिथमिक रूल, जो 2024 में आया था क्वेश्चन, तो उसको सिंप्लीफाई करना है। तो लॉग 75, और कुछ भी गिवन नहीं था सवाल, नीचे सिर्फ ये बस चॉइसेस गिवन थी। तो लॉग 75, तो 75 को मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ, 5 1 जा एंड 225 15 आ गया, फिर 5 3 जा, फिर 3 आ गया मान। तो 75 कैन बी रिटन है 5 इंटू 5 इंटू 3। तो लॉग 75 का मतलब क्या है, लॉग 5 इंटू 5 इंटू 3। तो लॉग में जब नंबर्स आपस में, बल्कि इनको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, लॉग 5 का स्केयर बन जाएगा इंटू 3। तो लॉग में अगर टू टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब आप उन लॉग्स को सेपरेट आउट करते हैं तो वो ऐड हो जाती हैं। लॉग का रूल है ना, ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि लॉग ए क्रॉस बी इज रिटन एज लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो मैं यहाँ पे यही काम करूंगा कि ये मेरी जो फर्स्ट टर्म है और ये मेरी सेकंड टर्म है, तो दिस विल बी लॉग 5 का स्केयर प्लस लॉग ऑफ 3। राइट डाउन कर लिया, लॉग ऑफ 3 राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में लॉग का एक और रूल लगा लेते हैं, क्योंकि अभी भी ऑप्शंस पूरे नहीं हो रहे और ऑप्शन ये बन रहा है, वो ये है कि जो पावर है वो स्टार्ट में जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये भी लॉग का रूल है। तो 2 लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 3 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हियर इज द राइट चॉइस। तो वेरी इंपॉर्टेंट, लॉग के वो पांचों रूल जो है ना, जो मैंने ऊपर करवाए हैं, उनको आपने याद रखना है। आप 100% अपने टेस्ट को वेस्ट कर लोगे। जो मैंने साथ फॉर्मूला लिस्ट अटैच की है फास्ट के लिए, उसके अंदर भी वो मैंशन है, उनको भी आपने देख लेना है। तो लॉग 16x इक्वल टू 3/2। तो मैंने बताया ना कि अगर लॉग ए बेस और x इक्वल टू वाई पड़ा हो, तो इट कैन बी रिटन एज, लॉग को खत्म कर लेंगे, लॉग ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स कर लेंगे, ये दोनों अपनी पोजीशन को स्वैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही काम करूंगा, लॉग 16x इज इक्वल टू 3/2 पड़ा हुआ है, इन दोनों को स्वैप कर लेते हैं, लॉग को खत्म करना, लॉग खत्म हो जाएगा, लॉग खत्म, तो यह आ जाएगा 16 की पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स। 16 की पावर 3/2, तो 16 किसका स्केयर है, 16 4 का स्केयर है, सॉल्व कर लेते हैं ना पहले। तो 16 जो है वो 4 का स्केयर है, 4 का स्केयर होल पावर 3/2 है। 2 2 के साथ कैंसिल, पीछे रह गया x इक्वल टू 4 का क्यूब। आंसर जो है वो किस फॉर्म में है, ओपन हुआ है, सो 4 का क्यूब जो है ना वो 64 होता है। तो चॉइसेस को करेक्ट कर लो, किसी जगह पे अगर कोई टाइपो है, तो 4 का क्यूब जो है वो हमारे पास क्या आता है, 64 आता है। तो 32 नहीं, यहाँ पे आंसर जो है वो 64 होगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये लॉग जो है ना बड़ा फेवरेट है इनका। सो लॉग, मैट्रिसेस और सेट्स, ये भी आपने लाजमी कवर अप करने हैं अपने क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स के फास्ट के सेक्शन के लिए। नेक्स्ट अगेन लॉ का क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2023 के रिपीटेड क्वेश्चन में है, 2024 में भी कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन मिला था। वैल्यू डेफिनेटली इसकी चेंज हो सकती है, बट एक बात याद रखना है कि रूल एक ही लग रहा था सब में, वो ये था कि लॉग की बेस भी वही है, उसी नंबर का लॉग ले रहे हैं तो आंसर 1 हो जाता है। तो ये लॉग 5 ऑफ 5, तो लॉग 5 ऑफ 5 1, ये भी लॉग 5 ऑफ 5 1, 1 प्लस 1 जो है वो 2 आ जाएगा। तो क्विकली सॉल्व कर लो, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप अपने टाइम को बचाना है। अच्छा, इस क्वेश्चन का मैंने स्टारिक इसलिए लगाया है कि तो इसको बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है वो रॉन्ग कर लेते हैं, प्लस ये बहुत दफा रिपीट हुआ है, पिछले 4-5 सालों में ऐसा क्वेश्चन आया है कि जी पहले इतना डिस्काउंट दिया है, फिर इतना डिस्काउंट दिया, तो बताओ आप टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है ना वो कितना होगा। तो एक आइटम है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 15%। अगर एक आइटम के ऊपर पहले आपने 10% का डिस्काउंट दिया, फिर दोबारा आपने 15% का डिस्काउंट दिया, तो टोटल इक्विवेलेंट अकाउंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा। स्टूडेंट इसको गलत मार्क कर आते हैं और 25% कह देते हैं, ये रॉन्ग है। मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि इसको कैसे कैसे आप समझ सकते हो। देखो, अगर एक आइटम थी, लेट से वो 100 रुपीज की थी, जब वैल्यूज गिवन ना होना तो आप स्टैंडर्ड वैल्यू सपोज कर लो 100, 1000 या 10। सो एक आइटम की प्राइस जो थी या वैल्यू जो थी वो 100 रुपीज थी। अब उस पर जब 10% का डिस्काउंट देंगे, तो 100 का तो 10% कितना है, 10 ही बनता है। भाई किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालनी हो, तो उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, तो 100 का 10% तो 10 बनता है। तो 100 पे जब पहले 10% का डिस्काउंट दिया तो वो तो रह गया 90 रुपीज।
या ठीक है। अब 90 रुपीज के मुताबिक 15% का डिस्काउंट दिया है ना, सो 90 का 15% निकालेंगे। तो 15% निकालेंगे, 90 को 15% से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे, तो 100 से हम क्या करेंगे डिवाइड, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 3 5 2 2 1, ठीक है। और ये आ जाएगा मेरे पास, ऊपर आ जाएगा मेरे पास 9 × 3, सो 9 × 3 ऊपर आ रहा है, 9 3 27 है, नीचे मेरे पास 2 रह गया, तो 27/2 रह गया। तो देखते हैं 27/2 किसके इक्वल है। तो 2 1 2, 7 रह गया, 2 3 6, 1 बचा, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे, 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। सो 13.5, तो 13.5% बन रहा है ये। 15% जो है वो 13.5 वैल्यू बन रही है। तो 13.5 का डिस्काउंट पहले और 10 रुपीज का डिस्काउंट पहले और 13.5 का डिस्काउंट बाद में, तो टोटल डिस्काउंट ये इक्विवेलेंट बनता है 23.5% के बराबर। ठीक है, 23.5% बराबर, 25 नहीं बनता सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव का मतलब ये है कि एक डिस्काउंट पहले दिया है, एक फिर उसके बाद दिया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो इसमें मिस्टेक नहीं करनी, सेकेंडली इसको ये बहुत रिपीटेड रहा है, तो इसलिए इसका स्टेरिक मैंने बनाया हुआ है। अब सेट्स के कुछ क्वेश्चंस रिसेंट पास पेपर्स के कह रहे हैं, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन ए माइनस बी इज इक्वल टू। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं कि जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी अगर ए इंटरसेक्शन बी इज एन एम्प्टी सेट और अ नल सेट, यानी कुछ भी उनके बीच में एम्प्टी सेट है, ठीक है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो ऐसे सेट्स को आप डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो जब दो सेट्स में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो जब दो सेट्स में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो जब आप ए माइनस बी करोगे तो माइनस करते हुए तो कॉमन वाले नंबर्स कैंसिल हो जाते हैं, तो पीछे सिंपली आपके पास क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा, एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, ए रह जाएगा। सेट्स किस तरह से माइनस होते हैं, लेट से एक सेट है 1 2 3 4 और एक और सेट है 3 और 4। तो जब आप ए में से बी को माइनस करेंगे ना, तो ए में से जब आप बी को माइनस करेंगे, जिनकी बेसिक्स नहीं है मैं उन्हें बता दूं, जब आप ए में से बी को माइनस करोगे तो 3 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे 1 और 2 रह जाएगा। अब डिसजॉइंट सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है पहला सेट था 1 2 3 4, लेट सपोज, सेकेंड सेट था लेट से 5 6 7, 5 6 7, तो जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो कुछ कैंसिल ही नहीं होगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा, तो ए सेट एज इट इज आ जाएगा। तो डिसजॉइंट के केस में जब दो सेट्स डिसजॉइंट्स हैं तो उनका सब जब आप डिफरेंस लोगे तो पहला सेट वापस एज इट इज आ जाएगा, तो ए यहाँ पर आंसर है। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत दफा रिपीट हुआ है एंड इजी क्वेश्चन है ये। तो बेसिक मैथमेटिक्स या क्वांट मैथमेटिक्स के पोर्शन के अंदर इजी क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ देखना होता है कि हो रहा क्या है यहाँ पे जी 5 की पावर ए इंटू 5 की पावर बी इज इक्वल टू 5 की पावर डी डिवाइडेड बाय 5 की पावर सी। कह रहा है डी की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो डी के लिए सॉल्व करेंगे, तो एक्सपोनेंट में पड़ा हुआ है डी, तो बेसिस सेम होना जरूरी है। तो 5 की पावर सी जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 की पावर ए, 5 की पावर बी, 5 की पावर सी, 5 की पावर डी आ जाएगा। टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 की पावर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 की पावर डी आ जाएगा। 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा और डी की वैल्यू जो है वो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगी। तो इजी क्वेश्चन था, खाम खा स्टूडेंट जो थे वो इसमें कंफ्यूज हो गए थे। कह रहे जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स बता दो, तो एक 2 बाय 2 का एक मैट्रिक्स गिवन था। ठीक है, सो 2 बाय 2 का मैट्रिक्स का मैं ओवरव्यू दे देता हूँ साथ ही। ठीक है, पहले मैं एडजॉइंट निकालना बता दूं। तो 2 बाय 2 का एक मैट्रिक्स गिवन था और वो यूं था कुछ 2 3 -1 एंड 4। तो कह रहा है इसका एडजॉइंट निकालो, से मैट्रिक्स ए है और आपने क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। इसका मैंने क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। सो एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं मैट्रिक्स का, मैं रूल समझा देता हूँ कि मैट्रिक्स के ये जो चीजें होती हैं, ये जो टर्म्स होती हैं ना, ये और ये इसका डायगोनल कहलाते हैं। तो ये इसका फर्स्ट डायगोनल है, ये इसका सेकंड डायगोनल है। ठीक है, तो फर्स्ट डायगोनल है और सेकंड डायगोनल है, तो ये एक डायगोनल था और ये इसका दूसरा डायगोनल था। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि जब भी आपने एडजॉइंट लेना है ना मैट्रिक्स का, तो 2 बाय 2 का एडजॉइंट लेना आता है फास्ट के पेपर में। तो जब आप एडजॉइंट लेते हो ना, तो जो आपका ये वाला डायगोनल है, ये वाला डायगोनल है, इनकी पोजीशंस को आप स्वैप करते हो, इनकी पोजीशंस को आप क्या करते हो, स्वैप करते हो। और जो आपका दूसरा डायगोनल है ना, ये वाला, इस डायगोनल के आप क्या करते हो, इनके साइंस को ऑपोजिट कर देते हो। तो एडजॉइंट इसका लिखा जाएगा, फर्स्ट डायगोनल की पोजीशन को स्वैप कर दिया, 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और इस डायगोनल की आपने क्या किया, साइंस को ऑपोजिट कर दिया।
तो -1 की जगह पे ये हो जाएगा +1 और +3 की जगह पे ये हो जाएगा -3। तो ये एडजॉइंट आ गया, ठीक है, मैट्रिक्स का। सो मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाता रहा पास्ट पेपर्स में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके एक डायगोनल पे 1 होते हैं, बाकी सब पे 0 होते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है हमारे पास के टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, वैसे मैंने सारी की सारी ना एक्सप्लेन कर दी है। जो फॉर्मूलाज मैंने इस लेक्चर के साथ अटैच किया वहाँ पे वो मेंशन है, वहाँ से आप उनको कवर अप कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से आप उनको डेफिनेटली कवर अप कर सकते हो। और रूल्स को समझ लेना है, नाम को उनके समझ लेना है। अच्छा, फिर जो है ना हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यानी आइडेंटिटी ना हो लेकिन सिर्फ डायगोनल हो, तो वो ये हो सकता है कि लेट्स से इसके डायगोनल पे और टर्म्स तो पड़ी हुई हैं, बाकी जगह पे सिर्फ 0 पड़ा हुआ, तो उसको आइडेंटिटी नहीं कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। क्यों? क्योंकि डायगोनल पे तो वैल्यूज हैं, बाकी सब 0 हैं, तो ये 0 है यहाँ पे। लेकिन अगर ये सिर्फ 1 होता तो फिर आइडेंटिटी होता, अदरवाइज ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अच्छा, फिर एक और पास पेपर में बहुत दफा पूछा जाता है कि जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लिया हमने और दोबारा वही मैट्रिक्स आ गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ट्रांसपोज लेना भी मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। सो ट्रांसपोज लेना भी मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांसपोज आप कैसे लेते हैं। सो लेट्स से अगर यही मैट्रिक्स गिवन था मेरे पास, इसी मैट्रिक्स को देख लेते हैं। सो ट्रांसपोज लेते हुए आप क्या करते हैं कि मैट्रिक्स की जो रोज होती हैं ना, उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, या कॉलम्स को रोज में कर देते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल जो होती हैं ये रोज होती हैं, ठीक है, और ये जो ऊपर टॉप से डाउन होते हैं ना वर्टिकल, ये कॉलम्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं, तो कॉलम्स होते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं मैट्रिक्स का? या तो रोज को कॉलम्स बना दो या कॉलम्स को रोज बना दो। तो मैं इस फर्स्ट रो को, इसी मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से 2 3 -1 4, इसका ट्रांस ये ए मैट्रिक्स है और ए का हमने ट्रांसपोज लेना है। सो ए का हमने क्या लेना है? ए का हमने ट्रांसपोज लेना है। सो ए मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है। सो ट्रांसपोज हम इसका कैसे लेंगे? सो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के लिए मैं क्या करूंगा कि रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 2 और 3 रो है, ये कॉलम बन जाएगा, यूं कॉलम में आ गया। ये सेकंड रो है -1 और 4, ये भी कॉलम में आ जाएगा -1। तो ट्रांसपोज ले लेते हैं। अच्छा, अब एक मैट्रिक्स ऐसा हो जिसका ट्रांसपोज लेने पे दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, एक और रूल भी याद रखना कि ट्रांसपोज लेके दोबारा ट्रांसपोज लो तो तब भी दोबारा मैट्रिक्स ही आ जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज में तब भी मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि याद रखने वाले हैं। और फिर एक पास पेपर में ये क्वेश्चन था लाजमी कि इस तरह से था और पूछा हुआ था कि स्केलर है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी तो तब होगा कि जब एक डायगोनल पे सारे के सारे 1 है, सारे के सारे क्या है? 1 है। अगर एक डायगोनल पे 1 के अलावा कोई और नंबर्स पड़े हुए हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स तो है, स्केलर मैट्रिक्स तो है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, याद रखना। अच्छा, फिर क्वेश्चन आया हुआ है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को ना आइडिया नहीं है मैट्रिक्स का, तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। अब आप पूछोगे डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं मैट्रिक्स का, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट लेना आपको आना चाहिए एटलीस्ट आपके बेसिक मैथमेटिक्स के सेक्शन के लिए। सो इसी मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, लेट्स से 4 1 -3 और 2। सो 4 × 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डायगोनल्स को और बीच में उनका डिफरेंस ले लो। 4 2 8, बीच में माइनस, -3 × 1 करेंगे तो -3 × 1 इज -3, माइनस माइनस +3। तो डायगोनल कैसे, सॉरी, डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं कि दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट लेके बीच में से डिफरेंस ले लेते हैं। तो दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट लेके बीच में से क्या ले लेते हैं? डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट डायगोनल है, ये फर्स्ट डायगोनल है, फर्स्ट डायगोनल है ये, ठीक है जी। तो ये मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट डायगोनल है और ये मेरे पास सेकंड डायगोनल है। तो ये मेरे पास क्या है? सेकंड डायगोनल है। तो ये मेरे पास सेकंड डायगोनल है। तो फर्स्ट डायगोनल का प्रोडक्ट लिया 4 × 2 विच इज 8, फिर सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट लिया 1 × -3 इज -3, दोनों के बीच में माइनस आ जाएगा। तो यूँ आप डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैट्रिक्स है 4 2 एंड 1 और 8, लेट से इनका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 4 × 2, 4 × 2 8, बीच में माइनस, 8 × 1 8, 8 -8 0। जस्ट मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लो और आंसर 0 आ जाए तो डिटर्मिनेंट लो आप, ठीक है। डिटर्मिनेंट के लिए क्या होता है कि ये वाली ब्रैकेट यूज होती है, ये ब्रैकेट यूज होते हैं। डिटर्मिनेंट लें, डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इतना सा भी अगर आप मैट्रिक्स का एटलीस्ट याद रख लेते हो तो काफी है। बाकी उसके अलावा मैंने फॉर्मूला लिस्ट में मैट्रिक्स की टाइप्स बता दी, उनको आप एहतियातन देख लेना। आप बेसिक मैथमेटिक्स में इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे और मैट्रिक्स से आपका डर खत्म हो जाएगा। सेट्स की भी मैंने चीजें बताई हुई है। कह रहा है अगर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, वही क्वेश्चन आ गया, ये पास पेपर में आया हुआ है। अगर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स दोबारा मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स
जो है वो दोबारा मैट्रिक्स के इक्वल तो आए लेकिन ऑपोजिट साइंस के साथ आए, यानी सबके साथ माइनस का साइन हो, तो फिर उसके केस में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट भी बता दिया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बराबर है, तो ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, याद रखना है। इतने से कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स के काफी हैं। कह रहे हैं कितने एलिमेंट्स जो है इसके पावर सेट में होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पावर सेट के एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, टू की पावर बना लेते हैं किसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4, तो 2 की पावर 4, तो 16 आ जाएंगे यहाँ पे पावर सेट के एलिमेंट्स। अब अगर लेट्स से इसमें 7 होते तो 2 की पावर 7 आ जाता। तो हमेशा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट करेंगे आप, तो आपके पास पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना की वैल्यू आ जाएगी कितने उसमें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, लास्ट 3 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है जिन स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, अगर एक क्वांटिटी को डिक्रीज करेंगे दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी, तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कह रहे हैं एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई व्हेन एक्स इज 6 एंड वाई इज 3, फाइंड एक्स व्हेन वाई इज 5। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन हो, तो आपने सबसे पहले इक्वेशन बना लेनी है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में इक्वेशन हमेशा बनेगी एक्स इक्वल टू के वाई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस में हमेशा इक्वेशन बनेगी एक्स इक्वल टू के बाय वाई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है मैं उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको बाद में, लेकिन पहले हम इस पे आते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्वांटिटीज कैसे लिखी जाती हैं, ए प्रोपोर्शनल टू बी, और फिर इक्वेशन बनाते हुए क्या करते हैं बीच में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के ले आते हैं। तो इनको आपने कैसे सॉल्व करना है, पहले स्टेप में आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस के की वैल्यू से फिर आपने क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स इक्वल टू के वाई हो जाएगा, एक्स की जगह पे 6 आ जाएगा, के यहाँ पे वाई की वैल्यू 3 है, 3 वन जार इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो के की वैल्यू जो है ना वो 2 आ जाएगी, के की वैल्यू 2 आ गई। अब यही इक्वेशन यूज होगी इसी क्वेश्चन के लिए जो कि क्या थी, एक्स इक्वल टू के वाई। और अब आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताएं जब y की वैल्यू क्या गिवन है, 5 गिवन है। तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपने पहला स्टेप क्या करना होता है, हमेशा आपने k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है, k की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। अब एग्जामिनर कह रहे हैं कि आप x की वैल्यू बताओ जब y की वैल्यू 5 गिवन है, तो इसी इक्वेशन को यूज करेंगे x इक्वल टू के वाई। तो k कांस्टेंट 2 था, y गिवन है 5, अब x की वैल्यू हो जाएगी 10। तो जब भी इस तरीके की स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए कि पहले से बता रहा है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 3 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो x इक्वल टू के वाई इक्वेशन बनानी है, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो x इक्वल टू के बाय वाई इक्वेशन बनानी है। सेकंड स्टेप में आपने k को फाइंड आउट करना है, एंड फिर आप क्या करोगे क्विकली जो है ना थर्ड स्टेप में जो भी अननोन निकालना है, x निकालना है, y निकालना है इन गिवन वैल्यूज के साथ, उनके लिए आप जो है वो सॉल्व कर लोगे। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है तो x इक्वल टू के वाई डायरेक्टली आप इक्वेशन ले लो, और जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है तो x इक्वल टू के बाय वाई आप इक्वेशन ले लो, x इक्वल टू के बाय वाई। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू के बाय वाई, ये भी मैंने फॉर्मूला इसमें वैसे मेंशन की हुई है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू के इंटू वाई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू के बाय वाई, के डिवाइडेड बाय वाई। तो ये आपने दो इक्वेशन याद रखनी है, के निकालना है, के के बाद जो अननोन है उसके मुताबिक x निकालो, सॉल्व हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स का आ जाता है और बड़ा परेशान हो जाते हैं कि जी एक पाइप है, एक फॉसेट है जो कि एक टैंक को 6 आवर्स में फिल करती है, एक सेकंड फॉसेट है जो कि उसको 4 आवर्स में फिल करती है। अगर दोनों फॉसेट्स को इकट्ठा खोल दिया तो बताओ कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने के लिए, टैंक को फिल करने के लिए। तो ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको रेट ऑफ डूइंग वर्क वाला क्वेश्चन करवाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर कि इतने लोग इतने दिनों में ये काम करते हैं तो कितने लोग कितने दिनों में काम करेंगे, वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले इस पे आते हैं। तो आप सबसे पहले जो भी गिवन टाइम है ना इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो पहला पाइप या पहला फॉसेट 6 आवर्स में टैंक को फिल अप कर रहा है, सेकंड फॉसेट जो है उसका टाइम कितना है, उसका टाइम जो है वो 4 आवर्स है। तो टाइम का रेसिप्रोकल ले लो तो रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा। तो पहले फॉसेट का रेट ऑफ डूइंग वर्क 1/6, सेकंड फॉसेट का रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा मेरे पास, सेकंड फॉसेट का रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा 1/4। दोनों को ऑन कर दिया तो दोनों ही ऐड हो जाएंगे ना, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दोनों का रेट कंबाइंड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो एलसीएम आएगा 24, 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, सो 4 + 6 आ गया।
ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा 24। तो ये तो रेट ऑफ फिलिंग है, हमने टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए दोबारा रेसिप्रोकल ले लेंगे, मैंने आपको उस रेट ऑफ डूइंग वर्क वाले क्वेश्चन में बताया था। तो टाइम आ जाएगा मेरे पास 24/10, जो कि होगा 2.4 आवर्स। तो इस तरह से आप क्विकली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो तो इंपॉर्टेंट था ही था, इससे भी ज्यादा ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन आता है ये वाला। ये 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है, क्योंकि अगेन वही बात है ना कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, डिफरेंट डेज के ऊपर टेस्ट कंडक्ट होते हैं, और डिफरेंट डेज के ऊपर जब टेस्ट कंडक्ट होते हैं तो डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट वैल्यूज के साथ रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन में से ट्रिक एंड बहुत ईजी टिप बताता हूँ। क्वेश्चन यूजली इस तरीके से पूछा जाता है कि भाई इतने लोग हैं, वो इतनी देर में या इतने दिनों में या इतने आवर्स में ये काम करते हैं, तो आप बताओ कि अगर हम चाहते हैं कि इतने टाइम में अगर वो काम हो तो कितने लोग चाहिए होंगे, या अगर इतने लोग हैं तो अब वो कितने टाइम में वो काम मुकम्मल करेंगे। दोनों तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों तरह से करने का इसका बड़ा ही ईजी तरीका है। वो ये है कि पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। इफ 12 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज, तो गिवन क्या है कि अगर हमारे पास 12 लोग हैं और वो 15 डेज में एक वॉल वॉल बिल्ड करते हैं। सो 12 मैन आर बिल्डिंग अ वॉल इन 15 डेज, हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल इन 9 डेज। सो हमें कितने लोग चाहिए होंगे अगर हम 9 डेज में उस वॉल को बिल्ड करना चाहते हैं। तो पहले क्या कह रहा है कि 12 लोग जो हैं वो 15 दिनों में वॉल को बिल्ड कर रहे हैं, हमें कितने लोग चाहिए अगर हम 9 डेज में उस वॉल को बिल्ड करना चाहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन की ट्रिक बहुत ईजी है। वो ये है कि जो भी आस्क वैल्यूज हो ना, जो भी गिवन वैल्यूज हो, सबसे पहले गिवन वैल्यू से स्टार्ट ले लें। जो भी डेटा गिवन है उसको आप आपस में मल्टीप्लाई करवा लो, डिवाइड कर लें आप उसको आस्क वैल्यूज से, डिवाइड आप उसको कर लें आस्क वैल्यूज से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर। तो आंसर कैसे आएगा, जो भी गिवन वैल्यूज है उनसे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आस्क वैल्यू से डिवाइड कर लो, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे क्या है कि 12 मैन आर बिल्डिंग अ वॉल इन 15 डेज। सो 12 मैन आर बिल्डिंग अ वॉल इन 15 डेज, तो ये गिवन डेटा है कि 12 लोग 15 दिनों में काम करें। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइडेड बाय आस्क वैल्यू क्या है, मैन के बारे में पूछ रहा है, और उसके साथ जो आस्क डेज हैं, आस्क के लिए जो डेज हैं वो 9 है, तो 9 से डिवाइड कर लो, यू विल गेट द आंसर। सिंपली मैं इसको कैंसिल कर लूंगा, 3 3 9, 3 4 12, देन अगेन 3 1 3, 3 5 15, 4 5 20। तो 20 मैन आर रिक्वायर्ड, तो 20 लोग चाहिए होंगे अगर हम 9 दिनों में ये काम खत्म करना चाहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इनको करने की सबसे आसान ट्रिक ये है कि जो भी गिवन वैल्यूज है मल्टीप्लाई कराओ, जिन वैल्यूज के बारे में पूछा गया उनसे डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर। सो यहाँ पे मेरे पास 20 मैन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सम ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीजर्स इज एक्स, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ देम। तो दो कंसेक्टिव नंबर्स का सम जो है वो एक्स है। तो कंसेक्टिव नंबर्स कौन होते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं। तो हर नंबर के बीच में 1 का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नंबर y है तो उससे अगला नंबर क्या हो जाएगा, y+1। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टू कंसेक्टिव इंटीजर्स का जो सम है वो x है। टू कंसेक्टिव नंबर्स का जो सम है, इंटीजर्स का जो सम है वो x है। तो एक नंबर y है, उसके बाद वाला नंबर y+1 है, उन दोनों का सम जो है, उन दोनों का जो सम है, सम का मतलब क्या है, उन दोनों की एडिशन जो है दैट इज इक्वल टू x। हमने बताना है कि उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर प्रोडक्ट उनका निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे आएगा, y × y+1 करके आएगा। तो y की मैं वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेता हूँ, यह आ जाएगा 2y+1 इज इक्वल टू एक्स, 2y इज इक्वल टू x-1। y की वैल्यू आ जाएगी x-1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे जब मैं प्लग इन करूंगा तो y की वैल्यू आएगी x-1/2, एंड y+1 की वैल्यू आएगी x-1 डिवाइडेड बाई 2+1। तो एलसीएम ले लेंगे, x-1/2 आ गया यहाँ पर, इसका एलसीएम लेंगे तो x-1, ये 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, +2, 2 1 2, 2 आ गया। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास x-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x+1 डिवाइडेड बाई 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ a² - b²। सो a इज x, b इज 1, सो x² - 1 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, सो 2 इंटू 2 4, एंड ये x-1 इंटू x+1, x² - 1 आ गया। तो इस फॉर्म में इसका आंसर था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। यूजली क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल हमारे पास के एंट्रेंस टेस्ट में जो है वो इजी टू मीडियोकर होता है, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात की जाए। लेकिन समटाइम बीच में एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, क्वेश्चन रैंडमली शफल होके आएंगे, सो बी प्रिपेयर्ड
ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो इजी टू मीडियोकर डिफिकल्टी लेवल के होंगे, लेकिन एक आध क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। इसको मैं डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि लेंथी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा एक आपके पेपर में आ सकता है कि जहाँ पे कोई शेडेड रीजन जो है वो आपने उसका एरिया जो है वो निकालना है। तो सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे भी, ठीक है, पास पेपर्स का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, कह रहा है सर्कुलर रिंग इज फॉर्म्ड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। सो हमारे पास दो सर्कल्स हैं, ये एक जो मैंने ब्लैक में बनाया हुआ है, एक जो है यहाँ पे रेड में बनाया हुआ है। अब जो इनर सर्कल है ना उसका जो रेडियस है डैट इज 6 सेंटीमीटर, और ये जो आउटर सर्कल है इसका जो रेडियस है डैट इज 10 सेंटीमीटर। हमें ये कह रहा है कि आप इस शेडेड रीजन का एरिया बताएं, ये जो शेडेड रीजन है बीच में, ये सारे का सारा इस शेडेड रीजन का एरिया हमने बताना है, जो कि यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर शेड हुआ हुआ है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेरी इजी है। आप लार्जर सर्कल के एरिया में से स्मॉलर सर्कल का एरिया जो है वो माइनस कर देंगे। सो आपके पास क्या आ जाएगा? शेडेड रीजन आ जाएगा। भाई ये सारे का सारा सर्कल माइनस अगर होगा इस पूरे कंप्लीट सर्कल में से, मैं अगर इस कंप्लीट सर्कल की बात करूं, तो इस कंप्लीट सर्कल में से अगर ये इनर सर्कल माइनस हो जाएगा तो क्या होगा मेरे पास? मेरे पास यही होगा ना कि ये जो इनर सर्कल है वो माइनस हो गया इस आउटर सर्कल में से, टोटल में से, तो ये शेडेड रीजन रह गया, ये जो ब्लू में था यहाँ पे मेरे पास। तो ये काम मैं करूंगा। तो लार्जर सर्कल का एरिया कितना है? पाई आर स्केयर। सो 10 का स्केयर इंटू पाई, पाई की फॉर्म में आंसर, मैं पाई को रिटेन रखूंगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्केयर होता है। अगेन फॉर्मूला लिस्ट अटैच, उससे आप देख सकते हो 10 स्केयर पाई माइनस, सो स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? 6 स्केयर ऑफ पाई, तो दिस विल बी 100 पाई माइनस 36 पाई। तो 100 पाई में से 36 पाई माइनस करेंगे तो 64 पाई सेंटीमीटर स्केयर हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चन, सम तो नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा दीज वर द 50 क्वेश्चन। मैंने जो टॉप 50 क्वेश्चन है इस मैराथन में जो है वो सॉल्व करवाए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंगल्स जहाँ पे थोड़े से ज़रा ज़्यादा कवर नहीं है, एंगल वाली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। एंगल्स को भी आपने कवर अप कर लेना है, उनको आपने थोड़ा थोड़ा देख लेना है, क्योंकि एंगल्स की कैलकुलेशन भी आपके का जो बेसिक मैथ्स का रीजन है उसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड जो है वो हो सकती है। तो दीज वर सम ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्रिपेयर करें इंशाल्लाह। अगर आप ये मैराथन कवर कर लेते हो और समझ के कवर कर लेते हो तो ट्रस्ट में इंशाल्लाह आप अपने क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के सेक्शन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म जो है वो कर पाओगे। तो अगेन फॉर्मूला लिस्ट भी अटैच्ड है, ये पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में एडेड है, इसको देखना है आपने और कवर अप करना है। एंड अगेन विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फास्ट एंट्रेंस टेस्ट। मे अल्लाह ऑलमाइटी मेक्स यू ऑल सक्सेसफुल इन योर प्लान्स। एंड जिस भी प्रोग्राम में आप अपनी सीट लेना चाहते हो, जिस भी प्रोग्राम में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हो, अल्लाह ताला आप उसको कामयाबी अदा करें। तो विद दिस गुड विशेस एंड प्रेयर आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। Like, comment, and subscribe.